किसी नए काम को शुरू करने से पहले रामचरितमानस की इस चौपाई का जरूर एक बार पाठ करें। वो चौपाई है, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। बिहार चुनाव के साथ अगर शुरुआत करें तो क्या नजर आ रहा है बिहार में? ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है, ये तेजस्वी यादव जी की कुंडली है। कहीं ना कहीं जो चुनाव है बिहार का वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। नीतीश कुमार अपना ये लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगला नाम तो आपने खुद ही कहा कि वहाँ तो तेजस्वी यादव का ही है। तेजस्वी यादव के साथ दो चीजें एक साथ चल रही हैं, राजयोग राजरोग। तो उनकी जेल यात्रा का योग भी चल रहा है। ममता दीदी की कुंडली क्या उतनी स्ट्रांग है? ममता बनर्जी की कुंडली को देख के मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी, बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। पिछली बार की भविष्यवाणी के ऊपर आप अभी भी टिके हुए हैं कि मोदी जी नहीं अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? मोदी जी की कुंडली में भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। मोदी जी नहीं तो फिर कौन? बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी उनको रोकने के लिए, चाहे उनके लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। रेखा गुप्ता के कार्यकाल के बारे में भी बताइए। देखिए, रेखा गुप्ता जी की हमारे पास कुंडली नहीं है। क्लियर प्रेडिक्शन है, विदाउट एनी डाउट, रेखा गुप्ता दिल्ली में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट, ये शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनके बनते ही उथल पुथल हो जाएगा, ये कहने वाले आप अकेले थे अंकित जी। तो अब आपने वापस से देखी है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, आगे क्या बता रही है? उन पे लगातार काम कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है, अपने इसी टेन्योर में एक बार फिर से वो महाभियोग का सामना करेंगे। दूसरा बड़ा नेता जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है वो फिर हो गए आपके पुतिन साहब। कहीं ना कहीं कोई आत्मघाती हमला होने के चांसेस उन पर है। उनके लिए समय ठीक नहीं है, 2026 खासकर। ये जो अलग अलग तरह के हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इससे रातों रात तब्दीली हो जाएगी, अचानक से छप्पर फाड़ पैसा आ जाएगा। आजकल जो भी जो ट्रेंड चल रहा है, ये आपकी लाइफ बदलने वाले जितने चमत्कारिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बहरूपीय है, मैं सीधे बोलूंगा। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। इतिहास गवाह है, इस देश में जब जब चुनाव हुए हैं तब एग्जिट पोल से ज्यादा ज्योतिषीय भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। पिछले चुनावों को आप उठाकर देख लीजिए, एग्जिट पोल के ऊपर बड़े सारे सवाल खड़े हुए थे। दिल्ली चुनाव जिस वक्त हुआ था उस वक्त हमने एक पॉडकास्ट किया था उसके कुछ महीनों पहले, और उसमें जो भविष्यवाणी हुई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो हमें लगा कि अब जब एक बार फिर से देश में चुनाव है, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, तो क्यों ना उन्हीं को वापस बुलाया जाए जिन्होंने दिल्ली चुनाव की सटीक भविष्यवाणी की थी। डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक मैं शेयर कर रही हूं। दिसंबर में ही आपको यह बता दिया गया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी नहीं होगी। अमेरिका में भी चुनाव थे, उन्होंने ये भी बताया था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी और उनकी वापसी के साथ ही अमेरिका समेत पूरे विश्व में उथल पुथल हो जाएगी। ये दोनों ही बातें तब मानना हर किसी के लिए मुश्किल था, मेरे लिए भी, लेकिन जब भविष्यवाणी सटीक हुई तो हर किसी ने उनकी विद्या को, उनके ज्ञान को जाना भी माना भी। तो हमें लगा एक बार फिर से क्यों ना वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला है उसे ही बुला करके आगे की भविष्यवाणी भी करवा ली जाए। उसमें फिर शंका, किंतु परंतु वाली बात बची ही नहीं रहती है। तो चलिए मिलकर के बोर्डिंग पास देते हैं। मेरे साथ टेक ऑफ विद एसकेटी में आज एक बार फिर से हैं भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष की पढ़ाई करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट और ज्योतिष की कई विधाओं को समझने वाले, जानने वाले, जिन्हें पिछली बार भी आप लोगों ने प्यार दिया था, अंकित अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे सभी ऑडियंस को प्यार भरा मेरा नमस्कार। बहुत बधाई पहले तो आपको, पिछली बार की आपकी जितनी भविष्यवाणियां थी उनमें से ज्यादातर सही हुई। लोग चौंक भी गए जिस समय उन्होंने सुना था, कुछ लोग नाराज भी थे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं लौटेंगे, लेकिन वो आए। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपका फिर से मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और कुछ ऑडियंस को फिर से मैं बताना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हम देश के ऊपर भी बात करेंगे, चुनावों पर भी जी करेंगे, विश्व पर भी करेंगे, बिल्कुल मैम। और नॉर्मल लोगों को भी कुछ मिले बिल्कुल तो। मैम, ज्योतिष नॉर्मल लोगों से शुरू होके कहीं ना कहीं हर जगह इम्पैक्ट करती है और सभी के जीवन में इसका प्रभाव होता है। जो वर्ल्ड वाइड घटनाएं होती हैं उसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी से कवर करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, इलेक्शंस हुए, कुछ आपकी विश्व स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उनको कवर करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष कहीं ना कहीं काम करती है, क्योंकि ज्योतिष टोटली श्री भगवत गीता पर काम करती है, यानी आपके कर्म सिद्धांत पर। मेरी जो ज्योतिष है खासकर, यहाँ कोई जादू टोना नहीं होता, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, यहाँ कोई ऐसी रेमेडी नहीं होती कि आप करोड़पति बन जाओगे, ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज्योतिष में केवल एक ही चीज़ फॉलो होती है जो राव सर फॉलो करते हैं, कर्म सिद्धांत। जैसे आपके कर्म वैसी आपकी डेस्टिनी, और ये कर्मों का जो खेल है जन्म जन्मांतर से आपका पीछा कर रहा है, करता रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते। अच्छे कर्म किए हैं उनका भी भोग आपको करना पड़ेगा, बुरे कर्म किए वो भी आएंगे ही। कोई नहीं चेंज कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति चेंज कर सकता है, वो ऊपर बैठा है। तो मेरे पास जो आते हैं कि मैं संकट में हूँ, कष्ट में हूँ, ऐसा कुछ बता दो कि मैं निकल जाऊं इनसे, तो मेरा काम है उसको ईश्वर से कनेक्ट करना। ईश्वर ही आपको निकाल सकते हैं और ईश्वर ही आपकी मदद कर सकते हैं। तो मतलब ये जो अलग-अलग तरह के हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इससे रातों रात तब्दीली हो जाएगी, अचानक से छप्पर फाड़ पैसा आ जाएगा, उसका भी सच आप आज बताने वाले हैं। बिल्कुल मैम, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, आज हम फिर से बताएंगे कि ऑडियंस हमारी क्या है कि बहुत सीधे, हम बहुत सीधे लोग हैं हिंदुस्तानी लोग। हम बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, कभी मुगल्स के, कभी अंग्रेज के। आजकल जो भी जो ट्रेंड चल रहा है, ये आपकी लाइफ बदलने वाले जितने चमत्कारिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बहरूपीय है, मैं सीधे बोलूँगा। अगर इनके अंदर क्षमता होती, ये सिद्ध पुरुष होते, तो ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते। मैंने हर जगह सिद्ध पुरुष की डेफिनेशन दी है कि जो आपको आसानी से ना मिले, जो आपको धन से ना मिले, जो आपको पावर से ना मिले, वो सिद्ध है। जहाँ पर दो चीजें फेल हो जाएं आपकी, वही सिद्ध है। वो जरूर कुछ आपको अपने अच्छे कर्म ट्रांसफर कर देगा। सपोज लाइक कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे हैं, आप कष्ट में हो, तो मैंने आपको कुछ दे दिया। तो अगर मेरे पास बहुत अच्छे कर्म है, शुभ प्रभाव है, तो मैं आपको एक आशीर्वाद दूंगा, ईश्वर आपका कल्याण करे। तो कहीं ना कहीं मेरे जो संचित पुण्य कर्म है आपकी तरफ ट्रांसफर होंगे। इसीलिए देखिए, जो बहुत सिद्ध पुरुष होंगे अपने पैर छूने को ही मना करते हैं, और आशीर्वाद वो केवल योग्य को देते हैं, अयोग्य को नहीं। यही बदल सकता है आपकी डेस्टिनी को। मैं मेरे व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि आप जरा कमेंट करके बताइए कि इस तरह की कोई चमत्कारिक रेमेडी आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, उसे आजमाया हो और उससे आपको फायदा भी मिला, करोड़पति आप क्या बन गए, आपके जीवन के सारे कष्ट क्या दूर हो गए, क्या तेज पत्ते पे कुछ लिखने से वैसा ही आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ये प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज जितनी भ्रांतियां आपकी हैं वो इस पॉडकास्ट के बाद मुझे लगता है दूर होने वाली हैं। आपने रेमेडी की बात की, तो मैं रेमेडी होनी चाहिए, रेमेडीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें ईश्वर से कनेक्ट कर सके, जिसमें बहुत ज़्यादा आपका कर्म कांड या पाखंड ना हो। इस पॉडकास्ट की शुरुआत या मैं अपने जीवन में कोई अच्छा काम करता हूँ तो एक रेमेडी से करता हूँ। तो जो लोग रेमेडी चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नया कर रहे हैं, तो रामचरितमानस की इस चौपाई का जरूर एक बार पाठ करें। वो चौपाई है, किसी नए काम को शुरू करने से पहले, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। यानी जिस समय भगवान हनुमान लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने अपने हृदय में भगवान राम को धारण किया और सफलतापूर्वक अपने काम को करते चले गए। इसीलिए आप जब भी ऐसे किसी नए काम को शुरू करें, तो अपने हृदय में श्री राम को धारण करें। श्री राम आपके साथ हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, मैं जब छोटी थी उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे रामायण की एक चौपाई बताई थी अंकित जी। उन्होंने कहा था, कभी भी सफलता चाहिए हो, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही जी हो या किसी कठिन काम के लिए जा रही जी हो, तो ये चौपाई तुम रामायण की पढ़ लेना कि मोरी सुधारहि सो सब भांति, जी जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो तुम्हें बिल्कुल। जरूर सफलता मिलेगी। और वाकई में जब भी किसी कठिन काम के लिए या नए काम के लिए या जब घबराहट होती थी, जी तो इसे पढ़ती थी तो बड़ा संबल मिलता था और फिर काम आसानी से हो देखिए, जाता इन था। पंक्तियों में रामचरितमानस अपने आप में एक ज्ञान का सरोवर है, तभी उसको मानस कहा गया है। आप जब जब इसमें डुबकी लगाएंगे, कुछ ना कुछ लेके ही निकलेंगे, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। आज आपके ज्ञान के सागर में हम डुबकी लगाने वाले हैं बिल्कुल मैम, और श्योर। हम देखने वाले हैं कि हमें आज क्या मिलता है। जी तो चुनावों की, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बात जी कही जी है, जी 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 तो बिहार चुनाव के साथ अगर शुरुआत करें तो क्या नजर आ रहा है बिहार में? हाँ, देखिए, बिहार चुनाव मुझे लग रहा है जल्दी सितंबर अक्टूबर में है। आज हम बैठे हैं, आज की डेट अगर मैं बताना चाहूँ तो बता दूँ, आज हम बैठे हैं
जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है। हाँ। अक्टूबर में चुनाव है। लेकिन देखिए जो डेस्टिनी वो अपना काम करती है, किसके सर पर ताज सजेगा और किसका सर बिना ताज के होगा। तो यहाँ पर अगर हम दो चेहरे देखें, बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है। एक नीतीश कुमार क्या रिपीट होंगे, या फिर तेजस्वी यादव फिर से अपना दमखम दिखाएंगे, जैसे लास्ट इलेक्शन में भी उन्होंने काफ़ी दमखम दिखाया था लेकिन सरकार नहीं बना पाए। तो देखिए जैसे कि मैं आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं मैनुअल कुंडली बनाता हूँ और जो डेटा हमारे पास हो सकता है मैक्सिमम, उसको हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम मिस्टर नीतीश कुमार जी की कुंडली की बात करेंगे। ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है। ये देखिए, इसमें पूरी उनकी जितने भी चार्ट्स हैं और जितनी भी मैनुअल कैलकुलेशन है वो है। ये तेजस्वी यादव जी की कुंडली है। तो अगर हम इलेक्शन पे बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है बिहार का वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो हम नीतीश कुमार जी का जो हमने डेटा लिया है, 1 मार्च 1951 1320 बख्तियारपुर बिहार। इनके चार्ट्स को, ये टेक्निकल हो जाएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो दशाएं चल रही हैं, चाहे वो आपकी विष्णोत्तरी दशाएं हो, चर दशा हो, स्थिर दशा हो, मंडूक दशा हो या योगिनी दशाएं हो, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फेवर में नहीं जा रही हैं। इस इलेक्शन को लेके बिना किसी शक और बिना किसी डाउट के मैं प्रेडिक्शन देना चाहूँगा, मैं लिख के भी लाया था कि नीतीश कुमार अपना ये लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार इस बार बिहार में सीएम नहीं बनेंगे। उनकी कुंडली में अगर वर्ष कुंडली को थोड़ा सा मैं एनालाइज करना चाहूँ जो मार्च में बनी है, तो उनकी जो वर्ष कुंडली बनी है उनका मिथुन लग्न है और वर्ष कुंडली में भी उनके मिथुन लग्न आया है। जब भी वर्ष कुंडली में आपका जन्म लग्न आता है तो इसे द्विजन्म लग्न बोलते हैं। द्विजन्म लग्न जब भी कुंडली में आता है इसे खराब माना गया है, अशुभ माना गया है, जीवन में आपके अशुभ घटनाएं होती हैं। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में तो कहा गया है कि अगर दशाएं भी साथ ना दे रही हो तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो आती ही आती है। नीतीश कुमार जी की कुंडली में वैसे भी देखें तो बृहस्पति पीड़ित है राहु के साथ कहीं ना कहीं और चार्ट्स में रिपीट हो रहा है। चंद्रमा उनकी कुंडली में नीच का है, डेबिलेटेड है, तो उसका रिफ्लेक्शन आप उनकी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये एक्चुअली क्या है, राहु आपको मैनिपुलेशंस देता है कि आपके अंदर जितनी चालाकी हो आप उसका यूज़ करें और जहाँ पर आपको फ़ायदा मिले आप वहाँ पर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी है, जो दशाएं होती हैं, समय का चक्र घूमता रहता है। जब आपके अगेंस्ट में आता है तो ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होता। तो यहाँ पर द्विजन्म लग्न का आना, उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मुझे उनकी ज़्यादा दिखती हैं। 74 साल के हो गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर किसी न किसी मानसिक बीमारी को लेके, 3 प्लानेट आपके मानसिक बीमारी को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की इनको समस्या हो सकती है, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री इस बार तो नहीं बनेंगे। बीजेपी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ये हर जगह से यही बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम केजरीवाल जी के लिए वेट किया था। हाँ। उस टाइम भी ये कहना है कि केजरीवाल सत्ता से दूर हो जाएंगे, इलेक्शन हार जाएंगे, दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे, उतना ही आश्चर्यजनक था जितना अगर हम आज बोले कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो फिर अगला नाम तो आपने खुद ही कहा कि वहां तो तेजस्वी यादव का ही है। यहाँ पर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ दो चीजें एक साथ चल रही हैं, राजयोग राजरोग। अच्छा। कहीं ना कहीं एक तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करेगी उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री की बनने की संभावनाएं उनकी प्रबल है। साथ में उनकी जेल यात्रा का योग भी चल रहा है। ये दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं उनके। खासकर ये जब तक उनकी राहु की अंतर्दशा चल रही है जुलाई 2026 तक, ये कहीं ना कहीं इनको पद भी दिला सकती है और कहीं ना कहीं इनको जेल यात्रा, ये दोनों ही इनके जीवन में जल्द ही आप देखेंगे इलेक्शन के बाद होती हुई दिखेंगी। तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, वो बिहार के सीएम बनेंगे जरूर। अच्छा जी, और इस बार उनकी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो अब फिर मुझे लगता है बीजेपी की कुंडली तो खुलवाने का कोई मतलब बचा रह नहीं गया। नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार की इस इलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में आएंगे। बीजेपी को यहाँ से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और ये इसलिए भी क्योंकि बिहार में बीजेपी का तो कोई बड़ा चेहरा है नहीं जिसकी हम कुंडली खोल सकें। कोई चेहरा नहीं, और मोदी जी के नाम का जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कितनी बार आप वोट लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी प्लानिटरी पोजीशंस बदल रही हैं। उनकी भी अंतर्दशाएं बदल रही हैं। एक चीज़ को इनकैश करने का एक टाइम होता है, किसी के सही समय को कहते हैं इसका सही समय चल रहा है, आप इसके साथ हो लो तो फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन सही समय की भी एक सीमा होती है। और वो सीमा देखिए मोदी जी की कुंडली में भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। जैसा कि हमने लास्ट आपको बताया था
हाँ। कि मोदी जी अपना जो ये वाला टेन्योर है पूरा नहीं करेंगे। उनका जो वर्चस्व है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे कहीं हो, कहीं न कहीं कम पड़ेगा और कहीं न कहीं मिड 2027 में वो रिटायरमेंट की तरफ जाएँगे। हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मैं हाइलाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वाक़ई ये आपसे मैंने सोचा था कि आज के पॉडकास्ट में मैं पूछूँगी कि जी। पिछली बार की भविष्यवाणी के ऊपर आप अभी भी टिके हुए हैं कि मोदी जी नहीं अपना कार्यकाल पूरा कर पाएँगे। ये इसलिए भी अंकित जी क्योंकि हम अमूमन यही सुनते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जी अब तो दशाएँ बदल गई हैं, अब तो पलट गई हैं और रेखाएँ भी बदल जाती हैं। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि ठीक है जी आपने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था, अब तक कहीं ऐसा तो नहीं कि बदल गई हैं सारी चीज़ें? देखिए 6 महीने पहले जब प्रेडिक्ट किया था, वो दशाएँ देख के ही प्रेडिक्ट किया था 2027 में। वो 6 महीने पहले भी वैसी थी, 6 साल बाद भी वैसी रहेंगी और जिस दिन मोदी जी पैदा हुए तो उस दिन भी वैसी थी, ठीक है? वो नहीं बदल सकती। दशाएँ जो फिक्स है वो अपने टाइम पर आएँगी, वो अपने टाइम पर आएँगी। तो मोदी जी को लेके मेरी प्रेडिक्शन एकदम क्लियर है। हालाँकि भी कई लोगों ने शोर-शराबा मचाना शुरू कर दिया था, मई-जून में सरकार को खतरा है, सरकार जा सकती है। फिर भी मैंने अलग-अलग जगह जाके बोला था, मोदी जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। 2027 से पहले कहीं नहीं जा रहे। कई लोगों ने बोल दिया था कि सरकार के लिए संकट है, मई-जून में सरकार गिर सकती है। हुँ। बहुत मैं देख रहा था, उस टाइम भी हमने बोला था अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी दशा का कॉम्बिनेशन नहीं है जो हुँ। मोदी जी को इस टाइम हटा पाए। कुछ काम अभी उनके हिस्से से पेंडिंग्स हैं जो उनको डेस्टिनी कराएगी और उनको भी करने हैं। वो हम लास्ट बलूचिस्तान वाला बोल रहे थे, हम सिक्योरिटी काउंसिल वाला बोला था, हुँ। तो ये भी कुछ काम हैं जो उनके हिस्से होने हैं। अच्छा। पीओके वाला पार्ट है, ये सब तो मोदी जी करके जाएँगे और ये आपका बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, जुलाई 2027 से पहले हो जाएगा, उसके तो बाद ही मतलब जाएँगे बहुत मोदी जी। उथल-पुथल ये जुलाई 2027 तक बहुत मुझे लगता है। उथल-पुथल वाले समय है। हाँ। भारत की भी कुंडली अगर आप देखें, जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली है, भारत की कुंडली में अगर आप देखें, तो 15 अगस्त को हम जैसे वर्ष कुंडली बनाते हैं, वर्ष कुंडली जीवन में उस वर्ष होने वाली जो घटनाएँ हैं, उनका माइक्रो एनालिसिस बताती है कि क्या घटित होगा। हुँ। तो दुर्भाग्यवश भारत की वे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हमने कुंडली देखी थी, हुँ। उसको देखते ही बता दिया गया था कि कोई भयानक आपकी कोई आतंकवादी हमला, आपका युद्ध, आपका कोई प्राकृतिक आपदाएँ, क्योंकि अष्टम भाव में पंचग्रही योग बना था जो कि परिवर्तन को, आपदाओं को दिखाता है। इसी तरह वर्ष कुंडली जो भारत की आ रही है, ये भी द्विजन्म लग्न लेके आ रही है, वृषभ लग्न की ही रिपीट हो रही है। तो ये कहीं न कहीं फिर 15 अगस्त के बाद से देश में जो स्थितियाँ हैं बिगड़ती दिखेंगी। देश युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान कहीं न कहीं फिर से कुछ न कुछ हरकतें करेगा। कहते हैं ना कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं हो सकती। हुँ। वो शांत बैठने वाला नहीं है। मुनीर खान नाम है शायद उनके आर्मी चीफ का, जहाँ तक आसिम मुनीर। आसिम मुनीर, हाँ, हुँ। आसिम मुनीर। ये फिर से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेंगे। 2 स्टेट जो भारत के हैं, 2 कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी उथल-पुथल होने वाली है और भारत की आर्मी का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। एक बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी आप देखेंगे सितंबर-अक्टूबर में भारत की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर जो अत्याचार है वो बढ़ रहे हैं हुँ। भारतीय लोगों पे। और कहीं न कहीं ये जो आपके मुनीर खान है, ये पाकिस्तान में कहीं न कहीं आने वाले समय में तख्ता-पलट ज़रूर करेंगे। तो मतलब वो जो मोदी जी, अमित हुँ, शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर जगह पर जाकर ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, रुका खत्म है, नहीं हुआ है। खत्म नहीं तो हुआ। आप ये कह रहे हैं कि वो आगे फिर से शुरू हो मतलब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसे हम कह रहे हैं। 2.0 होगा, डेफ़िनेटली होगा। 15 अगस्त के बाद से टाइमिंग स्टार्ट है, पूरे वर्ष रहेगी और ये जो भारत की वर्ष कुंडली है, इन चीज़ों को इंडिकेट कर रही है कि ऐसी घटनाएँ होंगी। भारत की महादशा भी मंगल की शुरू हो चुकी है हुँ। या शुरू हो जाएगी अगस्त-सितंबर से। आर्मी का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही है। हुँ। मंगल क्या है? आर्मी है। बहुत घबराने की ज़रूरत या बिल्कुल टेंशन भी देखिए वाली। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य चीज़ें हैं। जैसे कि मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखा दिया जाता है कि अब हमने लाहौर भी चले गए, कराची भी चले गए। ऐसा नहीं है, ठीक बात सामान्य है। रहेंगी चीज़ें। हुँ। ऐसा कोई कीड़े-मकोड़े की तरह लोग मरने वाले नहीं हैं। ये एक राजनैतिक और पॉलिटिकल स्टेप्स होती हैं, ये चलती रहेंगी। इससे आम जनजीवन का जो आम मानुष है, उसका जनजीवन अस्त-व्यस्त नहीं होगा, लेकिन उसका कॉपरेशन चाहिए होगा। तो अपना जो आप काम करते हैं, करते रहिए। हुँ। जो चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी। अभी 1 डेढ़ महीने ये स्थिति रही तो क्या ऑफ़िसेज़ बंद हो गए? क्या शेयर मार्केट डाउन हो गया या अप हो गया या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं हुई। सरकार आर्मी अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं और इंडियन आर्मी इतनी मज़बूत है कि कोई भी देश की सेना बॉर्डर पार करके यहाँ कभी नहीं आ सकती। ये हुँ। भारत के साथ आशीष है, भारत की पुण्य भूमि पर ये आशीर्वाद है कि कोई भी विदेशी सेना भारत के बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगी। बहुत शानदार, तो घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप बाकी जगह भी शायद ये सुन रहे होंगे कि भारत-पाकिस्तान युद्ध एक बार फिर से हो सकता है।
सेना अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है। बिहार चुनाव मुझे लगता है आपने जिस ढंग से बताया वो पिछली बार की मुझे तो कॉपी होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। जी, बिल्कुल नहीं तेजस्वी बनेंगे। यादव सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार थे, इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो ही जाएंगे। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, तीसरे नंबर पर थे नीतीश कुमार। जी। अब बिहार हम छोड़ के हुँ। आगे बढ़ें जी, तो फिर नंबर आता है बंगाल का। बंगाल का, और दीदी वहां का। पे भी हाँ दीदी का ही चेहरा सामने आता है। ममता दीदी के अलावा तो लगता नहीं है कि कोई दूसरा वहां पर हो भी सकता है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी बड़ा ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी का पिछली बार का जो प्रदर्शन था बंगाल का वो भी बियॉन्ड इमेजिनेशन था, भले सरकार नहीं बनी। तो क्या इस बार सैकड़ा पार करेगी बीजेपी? बिल्कुल। और ममता दीदी की कुंडली क्या उतनी स्ट्रांग है लास्ट टाइम के इलेक्शन जैसी? जी, श्योर। हम ममता जी की भी कुंडली लाए हैं। एक बार फिर से बहुत मेहनत की है आपने अंकित जी, सारी देखिए, कुंडलियां। एक्चुअली क्या है कि मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुंडली मानता नहीं हूँ। हमने बड़ी मेहनत से, आपने बनारस में सुना होगा कि पंचांग वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, पुराने 50 साल, 60 साल के। हाँ। तो बड़ी मेहनत से मैंने उनके साथ टाई अप करके, हालाँकि वो लोग देते नहीं हैं, उन्होंने मुझे अपने पंचांग से और शेयर किए, जिनसे कि हम पिछले 1950 से लेके किसी भी आगे की ईयर की हम कुंडली विदाउट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मेरा पहले भी यही रहा है कि जो व्यक्ति कुंडली बना नहीं सकता, जिसको मैथमेटिक्स का अनुभव नहीं है, उसको प्रेडिक्शन तो आती नहीं होगी। क्योंकि राव सर भी कहते हैं, और जितना आपका पराशर पढ़ लीजिए, कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो आप बेकार हो। आपको बार बार सॉफ्टवेयर देखना पड़ रहा है, आप उस पर डिपेंड हो। आप चले जाइए बनारस के किसी घाट पे किसी पंडित जी के पास, वो एक पंचांग निकालेगा, यूं 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 कैलकुलेट करके बोल देगा इसकी दशा चल रही है, 5 साल बाद ये होगा, 3.5 साल बाद ये होगा, 2027 में आपके बच्चा होगा। कोई कंप्यूटर नहीं, उसकी प्रेडिक्शन ये जितने बैठे हैं ना चमक धमक वाले, उनसे बेटर होती है। और फीस कितनी लेगा आपसे? जो बाबा आपका मन हो दे दो, आशीर्वाद आपको अलग से देगा। ठीक है। मैं खुद क्योंकि बनारस की रहने वाली हूँ और पूरा ये जो पंचांग वाले जो संस्कार हैं वो मैंने खुद देखे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ आपकी इन बातों को। जी जी, ममता बनर्जी की जो हमने डेटा लिया है 5 जनवरी 1955, कोलकाता वेस्ट बंगाल का। तो इनकी मेष लग्न की कुंडली है। इनकी कुंडली को अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पे तो कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है। इनकी कुंडली में शनि बहुत उच्च का है, ठीक है, तुला राशि में उच्च का बैठा है 7th हाउस से। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस पद प्राप्ति का होता है, आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, ठीक है। शनि की महादशा इनकी चल रही थी 2007 से, शनि की महादशा 2026 में खत्म हो रही है। और इस टाइम एक वर्ड यूज होता है दशा छिद्र, जब एक बड़ी महादशा खत्म हो रही हो और एक दूसरी बड़ी महादशा आपका इंतजार कर रही हो, तो जो बीच का ये टाइम ड्यूरेशन होता है साल 6 महीने का, खासकर 6 महीने का दशा छिद्र बोलते हैं। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिलता। मैं आपको बहुत लेमैन के एग्जाम्पल में दे दूँ, हॉस्पिटल में जैसे नर्सेस आती हैं, तो जिस नर्स की ड्यूटी खत्म हो रही होती है वो भी पेशेंट को नहीं देखती कि अब अगली वाली आके देखेगी मैं अपने रजिस्टर पूरे कर रही हूँ, मेरा हो गया, हाँ। पूरी नाइट ड्यूटी खत्म हो गई। और जो नई आई होती है कहती है पहले मुझे ड्यूटी ज्वाइन तो करने दो, अभी रुक जाओ, पेशेंट चिल्लाता रहता है। हाँ। तो वो आधा एक घंटा बड़ा वैसा रहता है, क्रूशियल, हर हॉस्पिटल में रहता है जब ड्यूटी चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर भी ड्यूटी चेंज हो रही, शनिदेव जा रहे हैं, बुध आ रहे हैं। ममता बनर्जी की कुंडली को देख के मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी, बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री किसको बनाएगी ये बीजेपी का प्रश्न है, लेकिन बीजेपी 100% सत्ता में आएगी बंगाल में। और बंगाल में फिर से जो हिंदुत्व है जिसको दबाया गया है, इसका फिर से उद्भव होगा। बंगाल के लिए आने वाला टाइम गोल्डन टाइम है, गोल्डन ईरा टाइम है। जो वहाँ की एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, आप देखिए बंगाल से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं पुराने ज़माने में बंगाल से निकले, लेकिन आप इस समय अगर बंगाल को देखें तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनका एक केंद्र बन के रह गया है। हम कोई बहुत अच्छी न्यूज़ वहाँ बंगाल से सुनते नहीं है। लेकिन बीजेपी के काल में जो कि आ रहा है अगला इलेक्शन मार्च अप्रैल में, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी, बिना किसी शक के, बिना किसी गुंजाइश के। ममता बनर्जी, और मैंने कहा ना कि दो बड़े लीडर ममता बनर्जी एंड नीतीश कुमार, ये अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद इनका भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय योगदान नहीं दिखता है। नीतीश कुमार वाली प्रिडिक्शन कम चौंकाने वाली है, ममता बनर्जी वाली ज्यादा चौंकाने वाली है अंकित जी। वो अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, उससे भी ये आगे का स्टेप है। ममता बनर्जी रिपीट नहीं करेंगी, बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जितने ऑडियंस सुन रहे हैं इसको सुन लीजिए, ममता बनर्जी रिपीट नहीं करेंगी। ये उनका लास्ट इलेक्शन है। और इसके बाद चाहे केंद्र की राजनीति हो और चाहे स्टेट की राजनीति हो,
उनका बहुत ज़्यादा जो सक्रिय योगदान है आप नहीं देखेंगे। दीदी की कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो एक डिसीज़ की तरफ ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं उनकी कुंडली में भी, और आने वाले समय में जब बुध की महादशा शुरू होगी उसको वो फेस करेंगी। मुझे उसको मैं लगता है क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। ठीक है। मुझे लगता है हमें से ज़्यादातर लोग इस बात से तो इत्तेफ़ाक रखते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका पिछला प्रदर्शन भी ऐसा ही था और अभी की उनकी जो पॉपुलैरिटी है बिहार के अंदर, वो भी ये दिखा रही है कि नीतीश कुमार का बड़ा अच्छा खासा वर्चस्व है। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताइए। लेकिन ममता दीदी का वर्चस्व खत्म हो रहा है और उनकी राजनीति का अंत हो रहा है। देखिए अंकित जी, नीतीश कुमार की तो तबीयत खराब चल रही है। उनका तो समय पूरा हो गया है, ऐसा तमाम लोग मान रहे हैं। ममता दीदी के लिए कोई नहीं मान रहा। और उस पे जब आप ये कह देते हैं कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी और बीजेपी की सरकार में बंगाल का गोल्डन टाइम शुरू होगा, तो गोल्डन फिर टाइम। आपके ऊपर एक ठप्पा भी लगने वाला है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि देखिए हमने बीजेपी का समर्थन आप हाँ कर रहे वो हैं। पिछली बार भी लगा था, वो हाँ, लोग लिखते रहते हैं। देखिए जहां पर जो चार्ट्स बन रहे हैं, हाँ, अब जैसे बिहार में तो बीजेपी की सरकार मैं मना कर रहा हूँ नहीं बन रही है, हाँ, मैं वेस्ट बंगाल में बोल रहा हूँ बन रही है, तो देखिए मैं किसी भी पार्टी का नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता, मैं केवल इनको जानता हूँ। ये जिसके साथ है डेस्टिनी उसके साथ है, ये जिसका साथ छोड़ देते हैं उसके साथ कोई भी जीवन में अच्छी इवेंट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का साथ छूट रहा है। बड़ा 19 साल का गोल्डन टाइम उनका निकला है सत्ता में, चाहे केंद्र की सत्ता रही हो चाहे कहीं की भी सत्ता रही हो, वो ठीक है। सत्ता में रही है लगातार 19 साल। हाँ, आप 2007 से देखिए, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। हम्म, तो बड़ा अच्छा समय उन्होंने व्यतीत किया, और प्रत्येक व्यक्ति का एक समय होता है और समय की अपनी योजनाएं होती हैं, और वो योजनाएं समय के आने पर ही पता चलती है, तो मैं और चाहती हम उन हूँ योजनाओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और मुझे इस पे तो बिल्कुल डाउट है भी नहीं अंकित जी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप बीते 50 साल का पंचांग अपने पास रखे मेरे हुए पास हैं। पीडीएफ फॉर्म में है, बहुत दुर्लभ पंचांग है मैं बोलूंगा। हाँ, तो मुझे तो कोई शंका है नहीं। ये वो कुंडलियाँ हैं, मैं ये मान करके चल रही हूँ क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ ये हस्तलिखित हैं, जी, जो बाकियों के पास तो नहीं है। क्योंकि मैं निकालूंगी, कोई दूसरा शख्स निकालेगा जो इंटरनेट से निकाल रहा है किसी ऐप के थ्रू, तो हम सबके पास एक चीज होगी, पर ये अलग है। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं दुर्लभ होगा, है। डेफिनेटली नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम्म, तो इनको मानना पड़ेगा। जैसे कि एक टर्म यूज होता है कि किसी भी इवेंट को चेक करने के लिए हमें 3-4 दशाएं देखनी चाहिए। विष्णोत्तरी हो गई, चर हो गई, स्थिर हो गई, योगिनी हो गई। हाँ, एक स्थिर दशा होती है हम्म, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। स्थिर दशा में ये आपके खराब टाइम को दिखाती है। इसमें 3 टर्म यूज होते हैं, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वरा। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की कुंडली से भी स्थिर दिशा को चेक कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली से 6-8-12 में एक कनेक्शन आ रहा है जो उनके खराब समय को इंडिकेट कर रही है। स्थिर दशा को जो ज़्यादा यूज होता है आपके खराब टाइमिंग को पता करने के लिए, और 3 टर्म को यूज करते हैं उनमें, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वरा। और जी, 2 चुनावी राज्यों की बात हो जी। गई है। अब अगर तीसरे चुनावी राज्य की हम बात कर लें, एक बहुत छोटा-सा, अगर आप कुछ हमें तमिलनाडु का भी बता दें कि आपकी नज़र में क्या जी, होने वाला है वहाँ पर? ये देखिए मिस्टर एमके स्टैलिन की कुंडली है, ये रही। और बड़ा ठीक है। इसके टाइमिंग को पता करने के लिए बड़ी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि नेट पे बहुत अलग-अलग टाइम पड़ा है। बट जो जिस सोर्स से मुझे टाइम मिला है वो एक्यूरेट है। तो मैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इनकी भी 1 मार्च 1953 चेन्नई, ठीक है। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इनकी दशाएं और जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी शायद आपका फरवरी मार्च में इलेक्शन है, तो इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। एम के स्टालिन अपनी जो पावर है, जो चेयर है, उसको रिपीट करेंगे, दोबारा से सीएम बनेंगे। और ये तमिलनाडु में ये शायद डीएमके से आते हैं, मुझे लग रहा है, मुझे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पता, बट हुँ, ये एम के स्टालिन दोबारा चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है हुँ, अगले इलेक्शन में रिपीट करेंगे, ठीक है। विदाउट तो एनी डाउट। ठीक है। और ये इकलौता राज्य आपने बताया है जहाँ पर रिपीट हो रही है रिपीट हो गवर्नमेंट, रहा, जी, ना बंगाल और ना बिहार, इन दोनों जगहों पर नहीं होने बिल्कुल। वाला है। और मोदी जी भी रिपीट नहीं करने वाले हैं, ये हमें पहले ही पता चल वो ही हम चुका बोल है। ही चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे वो। तो पिछली बार भी मेरा सवाल यही था और हर किसी के मन में यही रहता है कि भाई मोदी जी नहीं तो फिर कौन? नीतीश कुमार नहीं तो कौन, वो हमें पता चल गया। ममता दीदी नहीं तो वो कौन बीजेपी बनाएगी, ये हमें पता चल गया। तो क्या हमेशा ये चौंकाने वाले जो फैसले बीजेपी के हैं, वो दिखाई देते रहेंगे? लास्ट हमने बोला था योगी आदित्यनाथ, विदाउट एनी डाउट। उसके बाद हालांकि बाढ़ आ गई थी योगी जी को लेके कि पीएम बनेंगे, तो हाँ। योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से भारत में 2027 मिड में हुँ, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसको सुशोभित करेंगे। और एक लंबे टेन्योर का वहाँ पर उनकी कुंडली में दिख रहा है। शुक्र की महादशा स्टार्ट चल रही है उनकी, तो बड़ा अच्छी स्थिति है उनकी, राजयोग बने हुए हैं।
बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उनको रोकने के लिए, चाहे उनके लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो योगी जी के जो फैन्स हैं वो अपनी हाज़िरी लगा दो फिर, अगर देख रहे हो तो आप लोग तो? हमने शायद लास्ट टाइम नाम नहीं लिया था, फिर ले लेता हूँ। मैंने अमित शाह जी की भी कुंडली देख रखी है। स्वास्थ्य को लेके उनकी समस्याएँ मुझे इंडिकेट थी, हमने पीछे भी की थी। अमित शाह जी भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। तो ये तो पिछली बार की भविष्यवाणी रिपीट हो रही है। जी, मैंने पहले मैं भी कोई आपको चेंज नहीं बताया। कर रहा हूँ हाँ, इसमें। मैं फिर से बता रही हूँ, हम डिस्क्रिप्शन में अंकित अग्निहोत्री जी के साथ जो पिछला पॉडकास्ट था, उसका लिंक लगा दे रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम वाली जो भविष्यवाणियां थी वो किस तारीख को हुई थी, कितनी पहले हो गई थी और कितनी सटीक वो बैठी थी। जी। अच्छा, दिल्ली इलेक्शन की आपने पिछली बार बात की थी, भविष्यवाणी आपकी सही भी हुई। अब रेखा गुप्ता जी बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, हाँ। और वो भी बड़ा चमत्कारिक नाम था, उनके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा था। तो जैसे ये मोदी जी के कार्यकाल के बारे में आपने बता दिया, ममता दीदी का आखिरी कार्यकाल, नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल, तो ये रेखा गुप्ता के कार्यकाल के बारे में भी देखिए, बताइए। रेखा गुप्ता जी की हमारे पास कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक शपथ ग्रहण की जो कुंडली बनाते हैं, जिसको पंचनाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र बोलते हैं, उसमें 5 आपकी स्टेप्स होती हैं। उन स्टेप्स के आधार पर हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है किस नाड़ी में गया है और आपकी कुंडली कैसी है, नवांश कुंडली कैसी है। तो इनिशियल स्टेज पे चंद्रमा को कहा गया है किसी भी कुंडली के लिए बीज यानी सीड। अगर चंद्रमा ही खराब कंडीशन में हो गया तो आगे कुंडली देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे प्रेडिक्शन में कहा जाता है कि चंद्रमा आपका बीज है, आपकी जो नवांश कुंडली है वो फूल है और लग्न फल है और जो भाव है उसका स्वाद है, एक फ्रूट की तरह। हम्म, तो जिसने भी बनाई उसने एक बहुत कॉमन रूल फॉलो किया है। जो जिस 12:28 पे शपथ ले रही थी, मैंने वो टाइम नोट किया था और वो शायद 20 फरवरी का दिन था। 12:28 वो शपथ ले रही थी। तो उस टाइम जो कुंडली बनी थी, वो कुंडली में वृषभ लगन उदय हो रहा था। वृषभ लगन उदय हो रहा था। देखिए, नॉर्मल जो प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि शीर्षोदय लग्न हो, यानी 5, 6, 7, 8, 3, 11 इस नंबर से राशि उदय हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरा, वहाँ पर केवल एक चीज़ को फिट किया गया कि फर्स्ट या केंद्र हाउस में गुरु को बैठा दीजिए तो आपकी कुंडली एकदम ठीक हो गई। लेकिन वहाँ पर चंद्रमा नीच का है, बीज यानी सीड ही खराब हो गया है। सूर्य कहीं न कहीं शनि से पीड़ित है। वहाँ पर गुरु बैठा जरूर लगन में उनकी शपथ ग्रहण कुंडली में, लेकिन वो अष्टमेश होके बैठा है, जो आपको चुनौतियाँ दिलाता है, जो आपको कहीं न कहीं अचानक परिवर्तन को दिखाता है। क्लियर प्रेडिक्शन है विदाउट एनी डाउट, रेखा गुप्ता दिल्ली में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएँगी। गलत टाइम उन्होंने लिया है शपथ, जो शपथ ग्रहण की कुंडली है, हम्म। उससे क्लियर इंडिकेशन है कि अगले दिल्ली चुनाव से पहले कोई न कोई और व्यक्ति वहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। रेखा गुप्ता अपना 5 साल का कार्यकाल दिल्ली में ऐसे सीएम नहीं पूरा कर पाएँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये पॉडकास्ट जब से शुरू किया है, तब से अभी तक आप चौंकाने वाली बातें ही बताते चले जा रहे आपने हैं। लास्ट टाइम भी ये बोल रहा था कि ठीक बात, मैं खुद मानने को तैयार नहीं थी पिछली जी। बार कि अरविंद केजरीवाल जी रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में जब हमारी बात हुई थी उस समय गजब की पॉपुलैरिटी थी जी। उनकी, और बीजेपी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मुझे इस बार भी ऐसे ही लग रहा है पिछली बार के जैसे। बीजेपी में केवल नेतृत्व परिवर्तन होगा। मैं एकदम क्लियर कर दूं, हाँ। बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी या कोई और पार्टी आके सरकार नहीं बनाएगी। हाँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का फेस चेंज किया जाएगा और बीजेपी से ही किसी और व्यक्ति को यहाँ पर सीएम की पोजीशन पे लाया जाएगा और जो अगला इलेक्शन होगा वो उसको फेस लगा के इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी जो छवि है रेखा गुप्ता जी की, वो इतनी लोकप्रिय नहीं रह जाएगी कि वो अगला इलेक्शन दिल्ली को जिता पाएँ। और बीजेपी ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो करती उत्तराखंड रहती है। में तो गजब ही कर दिया था, उत्तराखंड में, 3-3 बार उन्होंने हाँ, मंत्री उत्तराखंड में बदले। आपका लास्ट तो अभी हरियाणा में उन्होंने चेंज कर दिया था फेज़, हाँ, तो खट्टर वो साहब उनका को हटा प्रयोग दिया। सफल भी रहता है। ठीक बात। हालाँकि ये बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है, हमारी पहले से कोई बात भी नहीं हुई है। आपने कितने लोगों की कुंडली दिल्ली बीजेपी से देखी है मैं नहीं जानती। लेकिन रेखा गुप्ता नहीं रहेंगी, उनकी जगह बीजेपी से कोई और बनेगा, जब आप ये बोलते हैं, तो फिर मन में सवाल तो उठता ही है कि कौन बनेगा? तो बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, कई लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। कोई इंडिकेशन कुछ है? कुछ इंडिकेशंस हैं और कुछ जो दिल्ली स्टेट में अच्छे चेहरे हैं, उन पे अगर हम कंपेयर करें और जिनके कुंडली में दिख रहा है कि इनके चांसेस पहले भी थे लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाए ये व्यक्ति। हुँ। कई बार कई सी चीज़ें होती हैं जो डिले कर देती हैं डेस्टिनी को। तो वो व्यक्ति हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। ये दिल्ली के सीएम बनेंगे ही बनेंगे और ये जो 5 साल का टेन्योर है, हाँ। इसमें कम से कम 2 साल ये सीएम रहेंगे। कम से कम, हो सकता है ज़्यादा भी हो।
तो अग्रिम बधाई दे दें हम बिल्कुल दीजिए। प्रवेश कहीं ना कहीं वर्मा को। इनका फेस के थ्रू हम जब इलेक्शन में जाएगी बीजेपी, बीजेपी फिर से रिपीट होगी दिल्ली में। हालांकि पहले भी गजब की पॉपुलैरिटी थी, पर मुझे लगता है शायद कुछ उनकी राजनीतिक छवि, कारण रहते हैं, इमेज, हाँ बहुत सी चीजें हो सकती हैं, और बीजेपी तो खैर जानी जाती है ऐसे, एक्सपेरिमेंट के हाँ लिए। पैराशूट मुख्यमंत्री हम्म। लेके आने के लिए। तो मुझे लगता है भारत की जितनी हम चर्चा कर सकते थे, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात है, मोदी जी की बात है, योगी जी की बात है, हम पूरी कर चुके हैं। अब थोड़ा अगर विदेशों के ऊपर चलें, और खासकर पिछली बार जो डोनाल्ड ट्रंप की आपकी भविष्यवाणी थी, जी डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट, ये शायद बहुत से लोगों ने कहा होगा, लेकिन उनके बनते ही उथल पुथल हो जाएगा, ये कहने वाले आप अकेले थे अंकित जी। जी। तो अब आपने वापस से देखी है डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली, आगे बिल्कुल, क्या मैं बता रही है? उन पे लगातार काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो डिसीजंस है वो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट कर रहे हैं। कभी वो टैरिफ बढ़ा देते, कभी टैरिफ लगा देते, कभी करते थे कि मैं इजराइल के साथ फाइट करने चला जाऊंगा। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है, एक तो अभी आने वाले कुछ समय में अपने इसी टेन्योर में एक बार फिर से वो महाभियोग का सामना करेंगे। फर्स्ट वाले में भी उन्होंने किया था लेकिन बच हाँ। गए थे, हाँ। इस वाले में भी करेंगे, बच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूएस पॉलिटिक्स में जब ये अपना टेन्योर पूरा कर चुके होंगे और आने वाली पीढ़ियां जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम पढ़ेंगी, तो काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसने वहाँ की इकोनॉमी खराब की, जिसने पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मचाई, जिसके टेन्योर में कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहा, गृह युद्ध जैसी स्थितियां नहीं, कुछ स्टेट्स इंडिविजुअल्स हो जाएंगी। जो चल रहा है वहाँ पर, बहुत सारे लोग इनकी पॉलिसी से बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, अमेरिका जल रहा है। तो वही वाली बात है कि कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, बंसी बजा रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम मस्त है, अमेरिका जल रहा है लेकिन वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो यूएस के इतिहास में इनका नाम, जैसे कुछ लोगों का नाम जैसे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, गोल्डन अक्षरों में लिखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक सन की तानाशाह, एक खराब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक बदनाम यूएस प्रेसिडेंट के रूप में, ये यूएस के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। सनकी के तौर पे तो लोगों ने पहचानते ही हैं, जानते जी ही हैं, लेकिन ये फिर से चौंकाने वाली बात हो गई कि यूएस के भी टुकड़े होंगे। हाँ, हमने लास्ट टाइम भी बोला है कि यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहेगा, कम से कम 2 से 3 स्टेट आने वाले आपके 2027 से पहले पहले हाँ। या 2027 तक अपने इंडिविजुअल्स आज़ादी के लिए वहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है, और कहीं ना कहीं आप उनको होते हुए देखेंगे। तो इस स्थिति में तो फिर मैं ये भी मान सकती हूँ कि जो विश्व महाशक्ति की बात अमेरिका करता है, उसको बड़ा कमजोर कर देंगे फिर ट्रम्प साहब। इसीलिए मैंने कहा कि इनका नाम अमेरिकन हमेशा काले अक्षरों में याद करेंगे। जिस व्यक्ति ने एक उभरते हुए यानी विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी को खराब कर दिया, हाँ। देश का विभाजन कर दिया, तो ये इनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस है। इनका मून बहुत पीड़ित है, गुरु बहुत पीड़ित है, इनको जो ठीक लगता है ये तुरंत कर देते हैं। और आने वाले टाइम में जो इनकी दशाएं है, ये एकमात्र व्यक्ति होंगे जो विश्व युद्ध का कारण बनेंगे, जो लोकल लग लेवल भी पे रहा चल है। रहा है। ठीक है, हाँ। तो मैंने पिछली बार ही बताया था कंडी, हाँ इसमें डरने वाली बात नहीं कि लोग डरने लगते हैं कि विश्व युद्ध होगा, हम प्रॉपर यूएस से जो कई लोग फ़ोन करते हैं, हम अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ ले कि ना ले, हम छोड़ के आ जाए। आप अपना काम करते रहिए, जो आर्मी से वो अपना काम करते रहिए। अभी इसराइल और इसका ईरान का चलता रहा, तो जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। ये वैसे युद्ध नहीं होंगे कि आपकी कंट्रीज पूरी की पूरी खत्म हो गई। अपना जो लोकल बाहर अपना बॉर्डर्स पे चल रहा है चलता रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं है कि मार काट मच जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर जाएंगे। सामान्य प्रक्रिया होती रहती है। असल में हम ऐसी खबरें देखते हैं ना अंकित जी, और खास करके ये पाकिस्तान जैसे देश जब ये कहना शुरू कर देते हैं हम परमाणु संपन्न हैं, तो फिर अचानक से घबराहट होने लगती है कि परमाणु संपन्न की धमकी देने वाले लोग क्या कहीं परमाणु हमला तो नहीं कर देंगे। तो ये मुझे लगता है आम लोगों के मन में डर रहता डर रहता होगा। है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत आने वाले समय में एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत के लोग आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी पोजीशंस भी दिखेंगे। भारत महाशक्ति भी बनेगा, भारत में हिंदुत्व का भी उदय होगा, भारत इकोनॉमी के रूप में भी बहुत स्ट्रांग होगा। हम डिफेंस में भी अगले 7 साल अपना लोहा मनवा देंगे पूरे विश्व को। मैं तो यही कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर। हम सब भारतीय यही जी। चाहते हैं। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की भविष्यवाणी करते हैं तो फिर मन में यह ख्याल आता है कि एक दूसरा बड़ा नेता जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है, वो फिर हो गए आपके पुतिन साहब। और वो इसलिए भी क्योंकि उनका जो जेलेंस्की के साथ झगड़ा है, या रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है, वो शुरू तो हो गई, खत्म कब होगी वो कोई नहीं जानता है।
तो क्या उन्हें लेके भी आपने कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे, या उनकी कुंडली आपने देखी हो, स्टडी की हो? बहुत आराम से देखिए, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोलूँगा। बस उनसे पहले यूएस के एक प्रेसिडेंट का नाम लूँगा, जॉन एफ कैनेडी। अगर आपको याद रहा हो तो वो शायद यूएस प्रेसिडेंट रहते हुए उनका असैसिनेशन हो गया था। पुतिन की कुंडली में जैसे हम बचपन से पढ़ रहे हैं हम कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, हटने वाले नहीं है। तो हाँ। हटते नहीं है। लेकिन हाँ। ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है वर्ल्ड वॉर का, और ये जो सिचुएशंस चल रही हैं ओवरऑल, तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोलता हूँ और चार्ट पढ़ने के बाद बोलता हूँ, उनकी कुंडली कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन अच्छा नहीं दे रही है उनकी लॉन्जेविटी को लेके। कहीं न कहीं कोई आत्मघाती हमला होने के चांसेस उन पर हैं, कहीं न कहीं असैसिनेशन का उन पर चांस बनेगा। बाकी उनकी एजेंसीज़ अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनके लिए समय ठीक नहीं है। 2026 खासकर कोई न कोई आत्मघाती हमला उन पर होगा, उनको सजग रहना चाहिए। आपने देखा ट्रंप पर भी हुआ था पीछे, हुँ। तो ट्रंप बच गए थे, लेकिन उन पर जो हमला होगा वो थोड़ा ज़्यादा गंभीर होगा। कितना गंभीर होगा उसको कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमला होगा। हुँ। तो थोड़ा-सा उनको ध्यान रखना चाहिए। और पुतिन में भी रूस में भी, रशिया में भी नेतृत्व परिवर्तन के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले समय में। आई होप वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, जी, उनको जो इनपुट्स मिल रहे हैं, वो अपना काम डेफ़िनेटली कर रही कर रही होंगी। होंगी। बस ये जो बुरे बुरे योग बन रहे हैं, वो उससे कितना पार पा पाते हैं या नहीं, जी, वो अब आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फिर से रामचरितमानस का बोलूँगा कि ब्रह्मा नहीं बनना चाहिए एस्ट्रोलॉजर को। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि वो अब नॉर्मल भी कोई प्रेडिक्शन कराने जाए तो बोलते हैं, तुम लिख के रख लो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बीच में रोक के केवल ये बोल रहा हूँ कि हमेशा लाइफ में 3P कॉन्सेप्ट काम करते थे। मैनेजमेंट में 5 है, ऐसी आप सुनती होंगी। एस्ट्रोलॉजी 3P पे बेस्ड है। फर्स्ट P आपका प्रारब्ध है, जो चेंज नहीं हो सकता। सेकंड P आपका पुरुषार्थ है। थर्ड P आपका प्रेयर है। तो 33-33 के रेशियो में सब कुछ है। आज मैं आपके बारे में बोल दूँ, आपके प्रारब्ध, यानी मैं आपको केवल प्रारब्ध पढ़ रहा हूँ 33% जो आप लेके आए हैं। हुँ। मुझे नहीं पता आपका पुरुषार्थ क्या है, मुझे नहीं पता आपके पीछे कितने लोग हाथ जोड़कर दुआएँ कर रहे हैं आपके लिए। हुँ। और मैं कोई खराब प्रेडिक्शन दूँ और बोल दूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेडिक्शंस बदलती हैं, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके पुरुषार्थ से। तो हो सकता है कि उनके पीछे बहुत अच्छी प्रार्थनाएँ हों, उनका पुरुषार्थ हो, जो इनको इस आत्मघाती या प्राणघाती हमले से बचा ले जाए। हुँ। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आप केवल फर्स्ट P ही आपके पास है। ये प्रेडिक्शंस के बीच में मैं अब, क्योंकि ये बात छिड़ी गई है, तो एक दूसरा सवाल बीच में ले आती हूँ कि क्या पुरुषार्थ जो हमारा होता है, जी। कि कोई ज़्यादा पुरुषार्थी होता है, कोई बहुत कठोर परिश्रम करने वाला होता है, कोई बहुत लेज़ी होता है। ये भी क्या कुंडली के योग नहीं होते हैं? ये देखिए, पुरुषार्थ सबको इस जीवन में एक फ्री विल की लिमिट दी गई है। आपका मैं एग्जाम्पल लास्ट बता दिया है कि जैसे कि रामकृष्ण परमहंस का आपके साथ भी शेयर किया था कि डेस्टिनी हमेशा उस तरीके से काम करती है, जैसे किसी गाय को आप खूंटे से बांध दो तो जो खूंटा है वो डेस्टिनी, वो फिक्स हो गया। अब ये तो यहाँ गड़ गया जी, अब ये नहीं हटेगा इस जन्म में। हुँ। लेकिन गाय के गले में जो रस्सी पड़ी है और जो खूंटे में बंधी है, ये बीच की जो डिस्टेंस है फ्री विल है। अब आप पूरा घूमिए, एफर्ट्स कीजिए, आपको कुछ दिख रहा है उसके लिए, या उस खूंटे के पास बैठ के बस इंतजार करते रहिए कि कोई आएगा और चारा मुंह में डाल देगा तो हम खा लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको अगर दिख रहा है और आप जा सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, गाय भी उठती है ना बंधे होने के बावजूद भी, तो वही फ्री विल है आपके पास। अपनी फ्री विल का यूटिलाइजेशन कीजिए। तो यही पुरुषार्थ है आपका, कितना यूटिलाइजेशन कर ले जा सकते हैं आप। कई लोग नहीं करते, हाँ। कई लोग फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। कई बार उसके बाद भी काम नहीं बनता, पुरुषार्थ भी कर दिया, कई बार बोलते हैं मैंने अपना 100% दे दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं हारने का, कोई बात नहीं। उस टाइम प्रेयर काम करती है, प्रार्थना, जिसमें कोई दलाल ना हो बीच का, कोई पंडित ना हो जो आपके नाम की पूजा कर रहा हो, आप डायरेक्ट पूजा कर रहे हो। और मेरे पास एक बहुत आता है, विष्णु सहस्त्रनाम, मैंने बोला अल्टीमेट रेमेडी आप कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत लोगों ने किया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब हम पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है, तो क्या हमें भगवान जी फल नहीं देंगे? तो मैंने उनको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि जब आप पैदा हुए थे तब आपने पापा को आप पापा नहीं बोल पाते थे, पप्पा बोलते थे, आ वाह कुछ भी करके आवाज़ निकालते थे, लेकिन आप उनको पुकारते थे, वो आते थे और आपकी जो डिमांड थी पूरी करते थे। वो क्यों? आपसे गुस्सा हुए कि आपने पापा नहीं बोला। इसी तरह उच्चारण संबंधी जो समस्या है, ये मिथ है। आपकी भावना अगर कनेक्ट है तो उल्टा नाम, अब जैसे वाल्मीकि ने राम की जगह मरा बोला,
आप मरा बोलिए, लेकिन आपके मन से वो राम दिखने चाहिए, पूरा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी पूजा कीजिए, मंत्रहीन क्रियाहीन, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। और पूजा करनी नहीं भी आती, कोई मंत्र नहीं आता, तो आप डायरेक्ट ईश्वर से ईश्वर की तरह बात कीजिए कि साहब परेशानी में हो, कुछ करो। सीधी बात है। ईश्वर के साथ छलकपट और उसके साथ हमारे जैसी चीजें मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुछ मांगना हो ईश्वर से तो हम क्या कुछ उसको डोनेट कर सकते हैं, कुछ अर्पण करते हैं। मैं कहता हूँ ये सब बातें आप सांसारिक जीवन में इंसानों के साथ कीजिए कि आप मेरी ये डील कराइए, मैं आपको ये करूँगा। ईश्वर के साथ अगर कुछ मांगना है तो ईश्वर की तरह मांगिए। सीधे जाके बोलिए साहब मैं इस समस्या में हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, आप मेरा ये काम कर दीजिए और आज से मैं आपका काम करना शुरू करूंगा। इस संसार में, इस सृष्टि में, समाज में कोई भी मुझे दुखी व्यक्ति मिलेगा, निस्वार्थ भाव से, सच्चे भाव से उसकी सेवा करूंगा। मेरे पास पूजा का समय नहीं है, लेकिन मैं ये काम करूंगा। मुझे लगता है कि आप 2 घंटे बैठ के जो पूजा कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा ये जो आप ईश्वर का काम करने निकल जाएंगे, कि आपने किसी स्ट्रीट डॉग को भी देखा, वो दर्द में करा रहा है, आपने उसको दवा लगाई, दूध पिलाया, खाना खिलाया, किसी गरीब लाचार मजदूर की आपने निस्वार्थ भाव से मदद कर दी, तो ये आप पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आप मत कीजिए पूजा। ईश्वर कभी नहीं कहता 4 घंटे आप घंटे हिलाओ और पुरुषार्थ के नाम पे आप जी रहे हो, और यहाँ से निकलने के बाद आप बुरे कर्म करते हो, फिर सोचते हो कि मुझ पर कृपा क्यों नहीं आ रही। कभी नहीं आएगी। हाँ। जिंदगी भर तुम 8-8 घंटे पूजा करो, कुछ नहीं होना। ये आपने उस बात का भी जवाब दे दिया। लोग आपसे ये पूछते हैं कि अगर मैंने गलत पढ़ दिया तो क्या फल नहीं मिलेगा। जी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, हम तो संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते, हम कैसे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। तो आप पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, संस्कृत पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते हैं, अल्टीमेटली आपके कर्म ही है जो आपका भाग्य बन रहे हैं, प्रारब्ध बन रहे हैं, और जिसके हिसाब से आपको फल मिल रहा है। अब अंकित जी, आपने पुतिन, आपने डोनाल्ड ट्रंप, इन सब का अमेरिका की भविष्यवाणी कर दी। अब एक कोई देश जिसकी भविष्यवाणी आप खुद करना चाहते हैं, मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आप वो मैं बताइए। आपका यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताना चाहूँगा। उनके चार्ट्स को जब एनालाइज करते हैं, जिसके लिए कहा जाता था, ये भी देखिए कर्मा थ्योरी है, कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, पूरे विश्व पर उन्होंने राज किया, परेशान किया। आज ब्रिटिश या जो आपकी द ग्रेट ब्रिटेन की जो कंडीशंस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में उस धर्म विशेष का वहाँ पर जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कहीं ना कहीं उस धर्म विशेष से व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री भी बनेगा। और कहीं ना कहीं जो ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं वहाँ माइनॉरिटीज़ बन के रह जाएंगे। ये लड़ाई होगी ईसा वर्सेस मूसा। ये कर्म है आपके। जिस ब्रिटिश क्राउन ने पूरी दुनिया को परेशान किया, पूरी दुनिया पर आधिपत्य किया, वही ब्रिटिश क्राउन या जो ब्रिटेन की जनता है, अपने ही देश में एक दिन माइनॉरिटीज बन के रह जाएगी। माय गॉड। और आप जब और भी ऐसा बात चल रहा है, आप किसी से भी बात कीजिए, हाँ। वो आपको बताएगा। जो भी इस टाइम यूके, ब्रिटेन, लंदन में रह रहे हैं, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं। और अगर आप फील कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें। बिल्कुल, हमें भी वहाँ की जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में पता चल पाएगा। तो अंकित जी, आप जब भी ऐसी कोई बात कहते हैं, मैं बार-बार बोल रही हूँ, तो तब मेरे लिए यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको सही होते हुए, घटित होते हुए देखा है, और इसलिए मैं बार-बार कह रही हूँ कि किंतु परंतु की तो बहुत यहाँ गुंजाइश बची रह नहीं जाती है। अब ये जब आप भविष्यवाणियाँ इन बड़े लोगों की कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर मोदी जी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, तो क्यों ना ये लोग अपने नाम में थोड़ा सा बदलाव कर लें। मोदी जी MODI के आगे एक आई और लगा लें, एक आई और लगा लें। पुतिन जी डबल U कर लें अपने नाम में, और फिर जो होने वाला है वो बदल भी जाए, और फिर उसके बाद उनकी लॉटरी भी लग जाए। ये काम ममता दीदी भी कर सकती हैं, नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी रेमेडी है जिसके बारे में हम सुनते भी हैं, और हमें ये बताया भी जाता है कि देखो कैसे आयुष्मान खुराना की लाइफ बदल गई, कैसे सुनील शेट्टी ने अभी हाल ही में अपना नाम बदला है। तो ये मोदी जी, पुतिन जी, डोनाल्ड ट्रंप भी कर लें, फिर इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे होता है ये। देखिए, हमेशा वो चीज़ दिखाई जाती है जो हो जाती है। 100 में से अगर एक लोग सक्सेस हो गया अपने पुरुषार्थ मेहनत से, तो वो हाईलाइट होगा, इसने अपना नाम बदला है। जो 99 लोग फेल हो चुके हैं, अरबाज खान ने भी तो अपना नाम बदला था, कहाँ है वो? वही है जहाँ थे। तुषार कपूर ने भी तो अपना नाम बदला था। ऐसे हजारों पड़े हुए जिनका कुछ भी नहीं हुआ। हमारी टेंडेंसी क्या है कि जो बिक रहा है उसको बेचो, उसको हाईलाइट करो, जो नहीं बिक रहा है उसको दबा दो। पहली चीज़ तो
जितने लोग मुझे सुन रहे हैं केवल एक ही चीज़ को फॉलो करें अपने जीवन में, उनकी हर समस्या का समाधान है भगवत गीता। एस्ट्रोलॉजी टोटली भगवत गीता पर बेस्ड है। महाभारत में एक रेफरेंस भी है, कर्ण भी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जब आप उद्योग पर्व जाएंगे वहाँ श्लोक 8, 9, 10 इस आपका अध्याय 143 है। तो कर्ण श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं ये युद्ध हारेंगे कौरव, क्योंकि मंगल ज्येष्ठा से अनुराधा में जा रहा है, शनि आपका रोहिणी नक्षत्र में जा रहा है, प्रजापति को पीड़ित कर रहा है, ब्रह्मा को, केतु का भी मूवमेंट ठीक नहीं है। तो उन्होंने प्रॉपर उसमें रेफरेंस है उद्योग पर्व अध्याय 143 श्लोक 8, 9, 10 जाके पढ़िए। कर्ण को पता था कि ऐसा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और जो कर्म सिद्धांत है उसको फॉलो करती है। उनका कर्म था कि मुझे कौरवों के साथ ही रहना, वो कर्म से विमुख नहीं हुए, क्योंकि ये गद्दारी होती कहीं ना कहीं, जो कमिटमेंट किया था, हार जाने के डर के बावजूद भी वो अपने साथ टिके रहे। मेरा काम ये है कि जो लोग मेरे पास आते हैं कि साहब नाम बदलवा दो मेरा, तो मैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, आप नाम नहीं, आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करा लीजिए। जिस दिन जिस घड़ी आपकी लाइफ में जो इवेंट लिखा है वो हो के रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये बेकार की चीज़ों में मत पड़ो, कर्म सिद्धांत को फॉलो करो, भगवत गीता को फॉलो करो मेरे भाई। 2 किताबें अपने पास हमेशा रखो। जो एक किताब आपको बताएगी आपको जीवन में क्या नहीं करना है, वो है महाभारत। एक किताब आपको बताएगी जीवन में कि आपको क्या करना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह, रामचरितमानस। इसके अलावा तीसरे किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिद्ध पुरुष तो आपको मिलने वाला है नहीं जो आपको सही ज्ञान दे। सही ज्ञान इन्हीं 2 पुस्तकों में है, आपकी सारी समस्याएं, सारी समाधान इन्हीं किताबों में है। तो जब भी जीवन में फंसो, भगवत गीता पढ़ो, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आपको ये भटकाव की जो स्थिति है, जो आपको चमत्कार की स्थिति, सब खत्म हो जाएगी। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये तो आपने बताया। फिर क्या रत्न पहनने से कुछ होता है? देखिए, रत्न विज्ञान एक मिलावट विज्ञान है। ये आपकी जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी उसमें तो कहीं नहीं है। हालांकि अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं बहुत इम्पैक्ट करते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी रत्न पहनते थे, लेकिन उनके साथ हमेशा एक राज ज्योतिषी होता था, जो उनको बताता था कि कब कौन सा प्लानेट खराब ट्रांजिट कर रहा है, कब अब इसको उतार दीजिए, कब कौन सा पहनना है। ये भी एक तरीके से एक मेडिसिन की तरह है, कब खानी है, कब नहीं खानी, कब बंद कर देनी है। आजकल लोग पहन लेते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, क्योंकि उसमें आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा आपको नुकसान करता है। मेरे हिसाब से रत्न की जगह जब आप ईश्वर से डायरेक्ट मांगते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। छोटे से एग्जाम्पल समझ लीजिए, मुझे आपसे कुछ चाहिए सालनी जी, 2 तरीके हैं कि मैं वो सारे अच्छे काम करूं जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे रोज़ देखेंगी, एक दिन कहेंगी ये अच्छा लड़का है, इसको दे देते हैं। एक तरीका ये कि आप यहाँ से निकली, मैंने एक गन खरीदी, यहाँ लगाई, और कहा जो भी पर्स में दे दो, आप उस टाइम दे देंगी, आपकी मजबूरी है। तो रत्न भी यही करते हैं कि आपने उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। जब तक जीवन में पुरुषार्थ और कर्म सिद्धांत आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से, आपके जीवन में उनका फल नहीं आएगा। तो रत्न क्या है, आप बाजार से गए, पहन लिया और अपने आप को सोच रहे आपने क्या अच्छा काम किया, किसी की मदद की नहीं की, आपने प्रेयर की, आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए नहीं हुए, तो फोर्सफुली आप हो सकता है पालो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, लेकिन जिस दिन समय का चक्कर घूमेगा और वही ग्रह जब ट्रांजिट में खराब जाएगा, तो ऐसी पटकनी मारेगा कि जहां से आपने शुरू किया था वहां से 10 फीट नीचे ले जाएगा आपको। तो रत्न वत्न छोड़िए, भगवान का देखिए बहुत साधारण पूजा होती है, बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और मेरी रेमेडी हमेशा ऐसी रहती है। एक और आपको अल्टीमेट रेमेडी देता हूँ, जब भी संकट में हो, डिप्रेशन में हो, कोई आपको परेशानी लगे, आपको अपने जीवन में संकट लगे, रामचरितमानस की एक चौपाई है, टेस्टेड है मेरे ऊपर, मैंने की है, आपको रिजल्ट आता है। वो चौपाई बहुत अच्छी चौपाई है, वो है दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप पर चाहे जितना बड़ा संकट हो, आप इसकी चैंटिंग कीजिए, आपको उस संकट से भगवान श्री राम निकाल कर ले जाएंगे। ये चैलेंज है मेरा। ये चैंटिंग कैसे 108 बार माला में 108 करनी है? कोई 108 की काउंटिंग नहीं। पूजा क्वांटिटी का सब्जेक्ट ही नहीं है, पूजा क्वालिटी का सब्जेक्ट है। मुझे एक बार पढ़ने के बाद ही मेरी आंखें आंसू से भीग गई, मैं कनेक्ट हो गया, मेरा हो गया एक बार में काम। मुझे 108 बार में मज़ा आ रहा है, मुझे 5 माला में मज़ा आ रहा है। ये खाने की तरह है कि भाई सबको 2 रोटी खानी है, ये पैरामीटर नहीं हो सकता। मेरा आधी रोटी में पेट भर गया, आनंद आ गया मुझे, बस मेरा हो गया काम। मेरा 6 रोटी में पेट नहीं भरा तो मैं 6 बार करूँगा, मुझे आनंद आ रहा है। जब तक आपको आनंद आ रहा है तभी तक पूजा कीजिए। जिस क्षण आपको आपकी पूजा, आपकी जिम्मेदारी, बोझ, लाइबिलिटी लगने लगे, उस टाइम स्टॉप कर दीजिए। इसलिए कोई लिमिट का बाउंडेशन नहीं है, ये सब मिथ है
कि 108 पढ़ो तो ही रिजल्ट देंगे। कहाँ लिखा है 108 पढ़ो रिजल्ट देंगे? आप अपने पिताजी से 108 बार जब बोलोगे तभी देंगे। अगर उनको देना होगा और उनको आपकी भावना सही लगेगी, एक बार में ही सुन लेंगे वो। मैं पहले ज्योतिषी से ऐसे मिल रही हूँ, मैं व्यूवर से चाहती हूँ आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, जो ये बोल रहे हैं कि जितना मन हो तब तक पूजा करो और चैंटिंग करो, उसके बाद मत करो, क्योंकि मत करो। ज्यादातर ज्योतिषी ये कहते हैं कि आप 108 बार जब माला का जाप करते हैं और कई महीनों तक जब करते हैं तो वो जो मंत्र होता है वो सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र की सिद्धि के बाद फिर आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। मुझे ये किसी ने नहीं कहा कि इस मंत्र को 5 बार ही पढ़ के अगर लगे कि हाँ जी अब हो गया तो 5 बार में हो गया। देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं और व्यक्ति को हमेशा लॉजिक का यूज करना चाहिए। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हें 1 घंटे पूजा करनी है रोज, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं 10 दिन मजा आएगा, 15वें दिन बोलेगा मेरे लिए बोझ है, वो पूजा जीरो हो गई। आप आनंद की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए पूजा करते हैं, तो जितना आनंद आए उतना कीजिए। किसने कहा है कि आप 5 घंटे बैठिए और 500 बार मोबाइल देखिए? आप देखिए लोगों के हवन सुंदरकांड हो रहा होता है, सुंदरकांड में पंडित जी लगे पड़े हैं और जिसके यहाँ सुंदरकांड है वो हाथ मिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, टहल वो 2 मिनट हाँ। नहीं बैठता। ऐसे सुंदरकांड से आपको कहीं ना कहीं अभिशाप मिलता है। आप ऐसे समझिए कि आपने घर पे कोई गेस्ट बुलाया और आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, आपने किराए के लोग बैठा दिए हैं कि तुम इनके साथ बात करो, आप दूसरों लोगों के साथ एंगेज हो, तो गेस्ट कहेगा जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था मेरे भाई तो बुलाया क्यों? वो तो नाराज होके जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक बात। और सुंदरकांड के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए बहुत ज्यादा तमाशे की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं बैठ जाओ किसी घर के एक कोने में और कर लो, लेकिन आप करो, उसका फल मिलना चाहिए। पूजा ये जो सब्जेक्ट है कि इनसे करा लो उनसे करा लो, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर को तभी बुलाओ जब आपका समय हो, नहीं समय मत बुलाओ, वो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ईश्वर कभी नाराज नहीं होता, ईश्वर कभी खुश नहीं होता। ईश्वर तटस्थ है, ईश्वर कर्म सिद्धांत से बंधा है। आप सर पटक पटक के मर जाओ, अगर आपके कर्म खराब हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, कुछ अच्छे कर्म करो। ये सीधा अकाउंट का खेल है, अकाउंटेंसी। यहाँ अगर आपका डेबिट बहुत ज़्यादा हो गया है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं खराब कर्मों के, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए कुछ अच्छे कर्म कीजिए तो यहाँ लॉसेस कम होंगे, ये वाला पड़ना बढ़ेगा, वो कहेगा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने अर्न किया है। तो कर्म सिद्धांत से तो ईश्वर ही बंधा है। आप देखिए दशरथ को देखिए, भगवान के पिता होने के बाद भी उन्हें भी वही कर्म भोग आया जो श्रवण कुमार के पिता को भोगना पड़ा, कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। राम, विष्णु भी उसको नहीं टाल पाए। तो जब विष्णु राम अपने पिता के लिए कर्म सिद्धांत नहीं तोड़ सकते, तो तुम्हारे लिए वो कर्म सिद्धांत कहाँ से तोड़ देंगे कि तुमने मृत्युंजय मंत्र का जाप करा दिया, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करवा दिया, अब जी मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। काम तुमने ढेले भर का नहीं किया, कुछ पुरुषार्थ। उनके भरोसे बैठे हो कि वो 4 घंटे माला जपता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर उनको कोसते भी हो कि पता नहीं मेरी क्यों नहीं सुनते। अरे तुम्हारी कहाँ से सुन लेंगे? तुम उठो तो काम तो करो। बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर ढंग से आपने ये बात समझाई है। मुझे लगता है कई लोगों की इसके बाद आंखें खुल भी गई होंगी और कई लोग जो ऐसे ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े होंगे वो भी अब उनसे जरा दूरी बना लेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है, तो आपको किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। आप मत आइए मेरे पास। ज्योतिषी क्या कर सकता है? कोई भगवान तो है नहीं, जो ये बैठे हैं सब आपको भगवान, मैं तो भगवान नहीं हूँ। और जो बैठे हैं शायद उनको ज्योतिषी की सही ज्ञान भी नहीं है। ज्योतिषी केवल एक जीपीएस मशीन की तरह काम करता है। जब आप बहुत संकट में हो, बहुत परेशानी में हो, अच्छा ज्योतिषी यही बता सकता है कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपका आने वाला समय अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, अपना कर्म बढ़ाइए, आपका काम होगा, डेफिनेटली होगा। आपकी कुंडली में जो आने वाली दशाएं हैं, जो समय ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है। व्यक्ति के अंदर एक पावर आ जाती है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट पीरियड है, मैं निकल जाऊंगा। जैसे आप ही जाम में फंसी हो, आपको जीपीएस बता रहा है केवल 10 मिनट का जाम है, तो आप आगे बोल लो कि बस 10 मिनट की बात है, मैं निकल जाऊंगी। और जीपीएस ना हो और आपको ऐसे जाम दिख रहा हो, तो फिर आप यही बोलोगे पता नहीं कब तक यहाँ फंसे रहे। तो ज्योतिषी केवल जीपीएस है। एक अच्छा ज्योतिषी आपको आपके प्रारब्ध को बता सकता है कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपको करना क्या, आपका लाइफ का गोल क्या है, और आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ज्योतिषी का जीवन में और कोई योगदान नहीं है। वो आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मान जाओ, पहले भी ठगे जा चुके हो, अभी भी ठग रहे हो, आगे भी ठगे जाओगे। ये जितने लोग, मैं उनके लिए क्या बोलूँ, ये जो आपको रेमेडीज बताते हैं कि शीशे के सामने पैसा रख दो डबल हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च,
या फिर आजकल वो आपकी जो डेस्टिनी रिपोर्ट आपको मिलने लगी है बहुत आसानी से, सब बकवास है। आप सिर्फ अपना काम अगर अच्छे से कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे जितना कठिन वक्त है आपका निकल जाएगा, किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत गट्स की जरूरत होती है अंकित जी, कि अगर कोई ज्योतिषी किसी पॉडकास्ट में बैठ के ये बोले कि मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। मैंने इतनी रेमेडीज बता दी हैं, अगर आप इनको मन से करते हैं और जीवन में संकट में हैं, आप इनको कीजिए, आपके जीवन में राहत मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी। और इस राहत का जो 1% पुण्य है वो मुझे भी मिल जाएगा। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है आपके साथ। और बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति में मत जाइए। कई लोग हर महीने ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, वो भी जाने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिषी ने आपको एक टाइम ड्यूरेशन बता दिया कि साहब ये आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, और जैसे कि बृहस्पति का ट्रांजिट है कि साहब 14 मई के बाद शुरू हो रहा है, कि दशाएं भी अच्छी चल रही हैं और अगले 1 वर्ष तक रहेगा। आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, काम होगा। अब ये नहीं कि 14 मई को उसने बताया, 15 मई को आपने फ़ोन कर दिया कि आज मेरा हुआ ही नहीं जी। हाँ। अरे उसने एक आपको टाइम ड्यूरेशन दी है, प्लस उसके पास तो आपका 33% ही है, 66% तो आप अपनी जेब में लेके घूम रहे हो। अपना पुरुषार्थ और प्रेयर उसको भी बढ़ाइए। और जो टाइम ड्यूरेशन बताई होगा काम, क्योंकि ये एक जैसे कि आपको कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस महीने आप ये फसल बोइए तो फायदा होगा। तो आप जब उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको फायदा होता है। तो ज्योतिषी भी आपको बताता है ये टाइम साइकिल अच्छा आ गया है, इसमें आपको डेफिनेटली आपका होगा। तो आपका पुरुषार्थ की चाबी, प्रेयर की चाबी जैसे ही मैच होती है, पहली चाबी ज्योतिषी ने लगा दी, 2 चाबी आप लगाइए, इवेंट हो गया। अब आप ज्योतिषी को ब्लेम देते रहो, अपनी चाबी आपने लगाई नहीं, घर पे बैठे हो कि पंडित जी ने बताया था कि 30 जून तक साहब नौकरी लग जाएगी। आपने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना आपने कोई फॉर्म भरा, बस बैठे हो कि एक दिन कॉल आएगी कि मर्सिडीज गाड़ी नीचे खड़ी है, आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा, आप आ जाइए। ठीक बात। ठीक है ना, पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है। ईश्वर को भी पुरुषार्थ करना पड़ा इस पृथ्वी लोक पर आके, हमें भी करना पड़ेगा। शेर के मुंह में भी भोजन तभी जाता है जब वो उसके लिए मेहनत करता है। बैठे बैठे उसके मुंह में भी भोजन नहीं चला जाता है, जबकि वो जंगल का राजा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे ये बताइए, मुझे आपके पास भी जाने की जरूरत है नहीं, मुझे किसी दूसरे ज्योतिषी के पास भी जाने की जरूरत है नहीं, तो ये जो मोबाइल फोन में लेके हर समय घूम रही हूँ, इसका नंबर बदलने की फिर जरूरत है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपके नंबर में 8 कई बार आ रहा है और 5 तो है ही नहीं आपके नंबर में, तो आपको 5 का पावर नहीं मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी, उनके पास कोई मोबाइल नहीं था, एक लैंडलाइन नंबर था, उसी से मिलाते रहते थे, करते रहते थे, कभी नंबर नहीं बदला। हाँ। तो उस टाइम तो ये अंबानी जी का भी नंबर बदलवा देते। बिल्कुल। या जब मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग करोड़पति नहीं बनते थे? आप मुझे बताइए। तो क्या वो तो एक लैंडलाइन बीएसएनएल वाले दे जाते थे, तो वही बड़े मशक्कत हाथ पैर जोड़ने के बाद साल भर बाद नंबर आता था, फोन लग गया घर में, उस दिन मिठाई बंटती थी। हाँ। पड़ोसी को भी नंबर हम भी लिखते थे पी करके। तो उस टाइम तो नंबर बदलवाने की फैसिलिटीज नहीं थी, एक लैंडलाइन नंबर होता था, उससे पूरा घर काम चलाता था। पूरे घर का भाग्य उसी में वहां से लिखा लोग होता कितने था। लोग उस घर से आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। हाँ। तो ये होते जो आजकल के जो नए नए आ गए हैं ज्योतिषी, तो ये कहते हैं कि आपका लैंडलाइन नंबर गलत है, इसमें एक काम करो, आप बीएसएनएल को कंप्लेंट करके इसमें 2 और ऐड करवा लो, 3 हटवा लो। सब पागलपन है, ढोंग है, आडंबर है। कुछ दिनों बाद ही आपको बता देंगे, जिसका चेहरा गोल हो उसको बाल ऐसे माथे पे रखने चाहिए, जिसका क्या चेहरा चौकोर हो उसको ऊपर की तरफ बाल काटने चाहिए, जो नाटे कद का हो उसे दिन में 2 बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा पागल कर देंगे। और इसी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है कि एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो चुकी है, इतनी बदनाम हो चुकी। भाई अगर किसी प्रोफेशन में 90% ठग आ जाएंगे तो प्रोफेशन अपने आप बदनाम हो जाएगा। 90% ठग है, 90%। नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि न्यूमरोलॉजी आपको आती नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी की विधा में पारंगत नहीं है, इसलिए आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही प्रमोट कर रहे हैं। अब जो जानकार है उसका, वो ये बोल रहा है कि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मेरी लाइफ में परिवर्तन हुआ है, तो आप न्यूमरोलॉजी जानते नहीं है, शायद आप इसलिए ऐसा कह रहे हो। जी नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी बहुत जानता हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। कोई स्पेसिफिक नहीं होता, एक जेनेरिक चीज़ है ये। ठीक है, काम कर गया बहुत अच्छा, काम नहीं कर गया कोई बात नहीं। लेकिन हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, हम भगवत गीता को फॉलो करते हैं, हम रामचरितमानस को फॉलो करते हैं, हम कर्म सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम अपने बुजुर्गों से तो यही सुनते आए हैं। ये घड़ी ओवल वाली पहन लो, घड़ी गोल वाली पहन लो, हमने तो कभी नहीं सुना। राम कोई घड़ी नहीं पहनते थे, या फिर आज से पहले तो हाथ वाली घड़ी नहीं होती थी, लोग सूर्य देख के या फिर एक जो गोल घड़ी यहाँ पर बड़े लोग लगा लेते थे, वो घड़ी लगाते थे। तो घड़ियों का भी आपने जिक्र नहीं किया, मैं कर देता हूँ। लोग घड़ियों पे भी आ गए कि साहब आप ओवल की पहनो, आप स्क्वायर पहनो, आप डिजिटल पहनो, आप ये पहनो, आप वो पहनो। तो ये मैं केवल एक हमेशा लॉजिक की बात करता हूँ। आप एक लॉजिक अच्छा बस याद रखिए, और वो लॉजिक है कर्म सिद्धांत।
और ये तुलसीदास की फिर एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि वो तस फल तस जो फल कर्म चाखा। किया है वो भोगना पड़ेगा। हम्म, ये कर्म आपका जन्म जन्मांतर से पीछा कर रहे हैं। क्यों एक बच्चा पैदा होते ही जन्मजात बीमारी से पीड़ित हो जाता है, उसकी 2 दिन के अंदर हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है, सीरियस हार्ट सर्जरी। क्यों कोई बच्चा पैदा होते ही ऑटिज्म जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है? क्या उसने कोई पाप कर दिए यहाँ पर आके? चैलेंज करता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट को कि इनकी डेस्टिनी बदल के दिखाएं। हम्म, क्या करें? इनकी डेट ऑफ बर्थ बदले, नाम बदल दे, ठीक करो इनका ऑटिज्म। है दम? नहीं है। ये केवल आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये आपको केवल करोड़पति बनाने की रेमेडी, क्योंकि बन गए बहुत अच्छे, नहीं बने तो क्या हुआ? वो तो अपना काम करके निकल गए। ठीक है, अगर इनके अंदर इतना ही पावर है, तो जितने ये हमारे बच्चे परेशान हैं, जिनको जन्मजात बीमारियां हैं, उनको ठीक करें, उनके नाम की स्पेलिंग चेंज करके। है कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आज तक आया है जो ये बोले कि आप ये नाम में ये ऐड कर लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलिए, है कोई? कोई कोई नहीं है। नहीं। जितने हैं वो यही बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि ये सबसे बेचने वाली चीज़ है। आप फेमस हो जाओगे। कोई ये बोले कि कोई नहीं बोलता, मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा। आप चाहे कोई भी नाम बदलने वाला ले आओ, चाहे कोई बदल रहा हो, क्या आपके जीवन में अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, आप ये एक हटा लो या एक जोड़ लो, हम्म, तो आपके जीवन में समस्या खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे अगर नहीं हो रहे हैं, आप चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप ये ए जोड़ लो। तो हम्म, जब ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, मेन चीज़ तो हमारे जीवन की यही कष्ट है। हम्म। करोड़पति तो हम बन ही जाएंगे जब हमारी हेल्थ ठीक होगी, हमारे हम पुरुषार्थ करेंगे, उसमें आप क्या कर लोगे? ये हेल्थ वाला इशू जब आपने उठाया ही है, तो ये वाकई एक बहुत मुझे लगता है आज के समय में लोगों के सामने कठिन परिस्थिति है कि किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, यंग एज में लोग बीमार हो जा रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। तो क्या आपकी विद्या के ज़रिए, ये जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसके ज़रिए, क्या हम कुंडली दिखा के ये पता कर सकते हैं कि सेहत कैसी होगी या किस दिशा में जाएगी, या कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके लिए मंडे नहीं, इसलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी देखिए 3 ट्राइपोड ये अलग होती है? ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है। हाँ। मंडेन एस्ट्रोलॉजी आपकी विश्वव्यापक जो घटनाएँ उनको दिखाती है। प्रश्न कुंडली आपकी जो जिनके पास डिटेल ना हो उनके बारे में बताती है। वर्ष कुंडली आपके होने वाली वर्ष की घटनाओं का माइक्रो एनालिसिस करती है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशन, बहुत सारे उसके पार्ट हैं, अनलिमिटेड पार्ट हैं, इन पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। हम्म, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि ये प्रिवेंटिव की तरह काम करती है। आपकी कुंडली में कब बीमारी आनी है, 22वें दृष्टिकोण, 64वें नवांश, 6, 8, 12 की दशा आ रही है, तो आप अलर्ट हो जाइए। ये आपको एक प्रिवेंटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप इसका यूटिलाइजेशन कीजिए। आपकी कुंडली में जैसे ट्राइपोड बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा और लग्न अगर खराब कंडीशन में है, तो आपको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए आपका लगन या लगन लॉर्ड पीड़ित होना चाहिए, किसी मैलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट हो, 11th हाउस के साथ रिलेशन बनाए, और आपका जो ट्राइपॉड है यानी सूर्य, चंद्रमा और ये पीड़ित हो बहुत ज़्यादा। हम्म। जो डेडली कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा हो जुपिटर और राहु का, अगर आपकी कुंडली में है तो आप अलर्ट हो जाइए, आपको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरीके से कोई बच्चे में जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं पंचम भाव और अष्टम भाव का संबंध आता है। पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों को दिखाता है, जिनको लेके आपने इस दुनिया में प्रवेश किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध या आपकी चीज़ों को डिनोट करते हैं कि इस कारण आपके जीवन में एक कष्ट है। इस कष्ट को दूर करने का कारण एकमात्र चीज़ है प्रेयर, प्रार्थना। हम्म, नाम बदलना या कोई ऐसा उपाय करना मेरे हिसाब से तो यूज़फुल नहीं है। हम्म। एक और चीज़ जो हम बहुत देखते हैं, और मुझे लगता है वो चाहे वैदिक ज्योतिष की हम बात करें, उसमें आती भी है कि ग्रहों का राशि परिवर्तन, हुँ, और उसमें भी खासकर जब शनि का राशि परिवर्तन होता है, शनि वक्री मार्गी होता है। मैं वो प्योर जर्नलिज्म की भाषा में कहूँ ना अगर, तो शनि का कुछ भी करना खबर बन जाता है। वो हर कोई फिर बताना शुरू कर देता है कि जी शनि राशि परिवर्तन कर रहा है तो आपके ऊपर ये प्रभाव होगा, उल्टी चाल है तो आपके ऊपर ये प्रभाव होगा। तो ये गुरु का, राहु का, शनि का, ये जो राशि परिवर्तन और फिर उसका मेरे ऊपर प्रभाव, ये कितना असरकारी होता है? देखिए सबसे पहले तो ये जो राशिफल पढ़ी जाता है ना, ये चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो और चाहे हम जर्नल पढ़ते हैं, 12 राशियाँ हैं, 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, 70-80 करोड़ की एक ही राशि होगी। तो कई लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करते हैं, तो उसमें देखिए 4-5 लाइनें हमेशा रिपीट होती हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना, रुका हुआ धन वापस आएगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, ऑफिस में किसी के साथ आपका आज वाद विवाद हो सकता है। ये 5 चीज़ें मैंने बोली, ये आपके साथ होंगी, इनमें से एक ना एक चीज़। ऑफिस में हो सकता है वाद हाँ, विवाद हो जाए, हाँ, ठीक है? तो ये एक जर्नल, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही कुछ होता है, अभी 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहा है, चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक आपकी दशा, महादशा का इम्पैक्ट उन पर नहीं आ रहा है,
प्लस उस शनि की आपके चार्ट में क्या पोजीशन, आपका शनि है, वो पूरी दुनिया का शनि नहीं है। कई लोग शनि की दशा में एकदम बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग शनि की दशा में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई लोग गुरु की दशा में कहते हैं कि जैसे जनरल बोलना शुरू कर दे, शुभ ग्रह है, मजा आ गया, अब तो आप राजा बन जाओगे। गुरु की दशा में उनका जो प्लेसमेंट होता है कुंडली में खराब होता है, वो जो होते हैं उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो हर ग्रह आपके लिए यूनिक है, वो सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है गुरु का जो राशि परिवर्तन हो आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है दशांतर दशा चल रही हो, और किसी के लिए खराब हो। तो ये बड़ा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ज़्यादा इस पागलपन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक पागलपन है। ये वक्री हो गया, ये चक्री हो गया, ये मार्गी हो गया, अस्त हो गया, ये होते हैं, एस्ट्रोनॉमी है। 5000 साल से हो रहे, हर साल होते हैं। मांगलिक इम्पैक्ट बोलते हैं, 33% लोग दुनिया में मांगलिक हैं, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट क्या है, मांगलिक होना क्या है, कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें, 12वें, कहीं पर भी मंगल हो, आप मांगलिक हो गए। 5 भाव में मंगल कितने लोगों की कुंडली में बैठेगा, तो आप मांगलिक तो हो गए ना। तो इसमें क्या है, हम तो जी मांगलिक हो गए। हमारे में शनि वक्री है, शनि हर साल इतने ही टाइम वक्री होता है, जून जुलाई में वक्री होता है, नवंबर तक वक्री रहता है, कुछ नया नहीं हो रहा, अनोखी घटना नहीं घट रही है ब्रह्मांड में जो आप एकदम वो हो जाओ। तो आपका जो दशा चल रही है, और दशाओं में कई बार विष्णोत्तरी दशा से ज़्यादा आपकी चर स्थिर दशा का भी अवलोकन करना चाहिए। कई बार विष्णोत्तरी दशा से उतनी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पाती हैं, कई बार अच्छे कॉम्बिनेशन दिख रहे होते हैं, लेकिन खराब घटनाएं घटित हो जाती हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन को करने के लिए मैंने कहा है 4 से 5 दशाओं का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जिनका मैंने नाम लिया है। ये जो इतनी हमने बातें की हैं उससे एक निष्कर्ष पर तो मैं पहुंच पाई हूँ कि आपने हर बार, क्योंकि रामायण की कोई चौपाई बताई है कि जब आप परेशान हो तो जी ये कर लें, आपने ये कहा है कि हमेशा भगवान की शरण में जाओ, आपने ये पूरे पॉडकास्ट में ये बात कही कि खुद का कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ो। तो मैं ये तो समझ गई हूँ कि मेरा कोई भी व्यूअर जब आपके पास आएगा रेमेडी के लिए, तो आप बताने तो उसको यही दोहा चौपाई वाले हो कि इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि उसका तरीका क्या रहना चाहिए। क्या प्रभु से, ईश्वर से मांगने की कोई खास प्रक्रिया होती है, कोई खास तरीका होता है? ये इसलिए भी क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं या प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम यही कहते हैं कि गाड़ी घोड़ा मिल जाए, मेरा अपना मकान हो जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, तरक्की हो जाए। तो ये काफी है या कोई इसकी भी पद्धति है? ईश्वर से, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि आपको जो मांगना है डायरेक्ट मांगिए। कई लोग बड़ी डिप्लोमेटिक ईश्वर के साथ भी खेलते हैं कि प्रभु अपनी शरण में ले लो, अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। जिस दिन ईश्वर ने आपको अपनी शरण में ले लिया, तो आपका सबसे पहले आपसे आपका ऐश्वर्य छीनेगा, आपका मोह भंग करेगा, क्योंकि उसका कर्तव्य जब आपने बोल ही दिया है कि शरणागत ले लो, तो आपका जो सांसारिक जीवन है इसको हटा के वो अपनी तरफ ले लेगा, मीरा बना देगा आपको, रैदास बना देगा आपको रसखान बना देगा। ठीक है ना। ईश्वर ही ईश्वर है, बाकी सब झूठ है, मोह माया है। तो ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी शरण में ले लो। सीधे बोलो कि मेरा यहाँ पर मकान लेने का मन है, सीधे आप सच्चे मन से प्रार्थना करो, जो आपको चाहिए सीधे, मकान चाहिए, घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, आप लीजिए। और जो आपको पूजा की विधि आती हो, आप जिस धर्म को मानने वाले हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सबका एक ही कर्तव्य है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और सच्चे मन से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। आपकी भावना जितनी पवित्र होगी, मांगने का तरीका जितना सटीक होगा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो भी आपको रास्ता समझ में आता है, ईश्वर इतना बड़ा है कि आप चाहे कहीं से भी जाएं, आप ईश्वर के पास ही पहुंचेंगे, उससे ही कनेक्ट होंगे। तो ईश्वर से बहुत साधारण तरीके से मांगिए, और जो मांगना है खुल के मांगिए, वो देंगे, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में सांसारिक चीज़ें मांगिए और वो आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। अब क्योंकि हम लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अंकित जी। जी, तो जाते जाते कोई ऐसी टिप जो आप मेरे व्यूअर्स को दे सकें, जो आपको लगता हो कि अमूमन ज़्यादातर लोग ये गलतियां जीवन में करते ही हैं, चाहे वो ज्योतिषी के पास जाने से जुड़ी हुई है, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, तो वो मेरे व्यूअर ना करें, उनकी लाइफ भी ऑटो पायलट मोड पे जाती रहे, और ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन्हें पहचानने का भी कोई तरीका अगर आप बताएं तो? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करें, और आप जो जीवन में अपने चाहते हैं या आप जिस चीज़ को लेके समस्या कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप लोगों की हेल्प करें। सपोज़ मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसे काम कीजिए, सपोज़ आपको संतान को लेके प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं कुछ गरीब बच्चों को डोनेट कीजिए, उनकी एजुकेशन में हेल्प कीजिए। किसी जो इस तरीके के शिक्षा संस्थान है जहाँ पर गरीब बच्चों की पढ़ाई की जाती है, वहाँ पर चैरिटी कीजिए। आपका बृहस्पति अच्छा होगा, आपको संतान संबंधी सुख मिलेगा। ये रेमेडी ज़्यादा कारगर है। आपको कोई बहुत ज़्यादा जीवन में हर्डल्स, परेशानी आ रही है, ओल्ड एज हाउस में जाइए।
ओल्ड एज हाउस में जाके गरीबों को या जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनके साथ बैठिए। जब आप उनके साथ बैठेंगे 10 मिनट उनको, जब आप एक बार उनके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और जब उनका झुर्री भरा हाथ आपके सर पर आएगा, तो बड़े से जो बड़ा संकट है वो खत्म हो जाएगा। ये रेमेडीज है। और बचना आपको केवल 2 ही चीज़ों से है, और वो है एस्ट्रोलॉजर से। अच्छा। एक एस्ट्रोलॉजर होके मैं लाइन बोल रहा हूँ, आपको बचना एस्ट्रोलॉजर से है। क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप पहुँच गए, तो उनका एकदम डॉक्टर वाला हिसाब है। फीस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में टेस्ट भी आपको लिखने हैं 2-4। तो आप एस्ट्रोलॉजर की जगह अपने काम पर ध्यान दें, अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, सच्चे मन से प्रार्थना करें, और जीवन में जब कभी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर का काम आपको मोटिवेशन देना है, आपको जो भ्रम के बादल है उस पार आपको दिखा देना है कि ऐसा है। जैसे कि श्री कृष्ण और महाभारत में चल रहा था अर्जुन, कि अर्जुन से वो कह रहे थे कि तुम लड़ो, तुम जीत जाओगे। तो अर्जुन कह रहे थे साहब मुझे लग नहीं रहा मैं जीतूंगा। तो उन्होंने ये दृश्य दिखा दिया, ये देखो तुम सिंहासन में बैठे हो, ये सब मरे पड़े हैं। तो अर्जुन फिर बैठ गए कि साहब जब ये होना ही है तो क्यों लड़वा रहे हो। तो उन्होंने कहा होना सब कुछ है, लेकिन होगा कर्म सिद्धांत से। तो एस्ट्रोलॉजर भी आपको ये बोलेगा कि आपके जीवन में दिख रहा है, आप यहाँ सिंहासन में बैठे हुए दिख रहे हो और बैठोगे एक दिन आप। अब वो ये चाहे कि एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि कुछ काम ही ना करना पड़े, तो श्री कृष्ण की तरह मैं बोलूँगा आपको काम तो करना पड़ेगा, कर्म जो है वो करने पड़ेंगे, और जो प्रार्थनाएं हैं वो करनी पड़ेंगी। डेस्टिनी आप चेंज नहीं कर सकते, तो ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो। जो फिक्स है वो फिक्स है। 33% ये लाइफ का जो पार्ट है, जिसको हम खूंटा कहते हैं, जहाँ गाड़ दिया गया वो वही गड़ा रहेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो चेंजेस करने हैं अपने पुरुषार्थ में करो, अपने प्रेयर में करो। इसलिए आपको किसी भी रेमेडी, ये जो बाजार में चल रही है करोड़पति बनने वाली, किसी भी नग नगीने की, किसी भी घड़ी की, किसी भी घड़ियाल की, इनसे बचना है। अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर ऊपर जाएँगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गोल्डन टिप है। क्या बात है! तो हुई है वही जो राम रचि राखा, अब तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इस पॉडकास्ट को आपको 2025 में आप देख रहे हैं, 2026 के अंत तक सँभाल कर रखना है, क्योंकि जितनी चुनावी भविष्यवाणियाँ हैं, वो कितनी सही हुई, वो बधाई भी आप अंकित जी को यहीं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और कुछ खरी-खोटी सुनाना भी है, क्योंकि ऐसे व्यूअर होते ही हैं, पिछली बिल्कुल, बार भी बिल्कुल, हमने देखा है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अंकित जी उसे भी बड़ी तसल्ली के बड़ी साथ पढ़ेंगे तसल्ली के और साथ, और देखेंगे। हम उनसे सुधार करते हैं। जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हमें किसी व्यूअर ने लिखा कि आपको ये करना चाहिए। अब जैसे कई लोग बड़े अच्छे वे में लिखा कि आप सर थोड़ा वेट कम कीजिए। अच्छा, मैं आज भी बोल रहा आपने हूँ, मैं काम किया है थोड़ा उसके थोड़ा ऊपर? बहुत काम किया, कर नहीं पाए, थोड़ा हाँ। बिज़ी रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी और कम करूँगा। ठीक है, अगली बार जब आऊँगा कम करूँगा। पहले से ही बोले दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे खास प्रशंसक हैं वो फिर लिखेंगे कि पहले आप अपना वेट कम कीजिए। क्या बात है, निंदक नियरे राखिए ताकि, कहा भी गया है। और मैंने उसको तो बहुत डीपली लिया है, और मैं आपको अगले पॉडकास्ट में ज़रूर करके दिखाऊँगा, मेरा वादा है आपसे। तो ये जब वादा अंकित जी ने कर दिया है, तो आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप लगे हाथ लिख ही दीजिए, क्योंकि अगली बार वो सवाल भी फिर हम उनसे ज़रूर पूछ पाएँगे। और मेरे जैसी वो भविष्यवाणियाँ जो आपको चौंकाने वाली लगी हो, मुझे तो लगभग सारी चौंकाने वाली भविष्यवाणी लगी, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए कि शाली जी ये वाली भविष्यवाणी ऐसी है ना जो मुझे लग रहा है कि हो नहीं पाएगी, अभी की स्थिति से तो ऐसा नहीं लग रहा है, और फिर जब वो सच्ची होगी तो उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल ये आज का जो टेक ऑफ विद एसकेटी था, वो अब सफलतापूर्वक लैंड हो चुका जी, है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित जी, क्योंकि थैंक ये यू। बहुत मुझे लगता है मेहनत आपकी लगी होगी कई घंटों की, जो आपने यहाँ आके कई फटाफट दिनों से की। हमें, हाँ, कई दिनों की। वो तो मैं कुंडली देख के ही समझ पाई। तो ये जो इतनी मेहनत आपने हफ्तों तक की है, वो यहाँ आके घंटों में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, और धन्यवाद। मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा।